आज के इस परिसंवाद का मुख्य आकर्षण न केवल मेरे बल्कि हम सब लोगों के बहुत प्रिय और आत्मीय श्री अश्विन शर्मा जी, परिसंवाद का संयोजन कर रही डॉक्टर अल्पना त्रिवेदी और इस गंभीर विषय में उत्सुकता दिखाने वाले मेरे समक्ष हमारे बहुत आदरणीय श्री दुबे जी, डॉक्टर शारदा सिंह, जैन साहब, मोनिका जी और ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए सभी सम्माननीय आदरणीय मित्रों, लिखनधरा परिसंवाद की यह दूसरी कड़ी है। परिसंवाद की जो कल्पना की गई थी वो सिर्फ अकादमी की ओर से या मेरी ओर से नहीं थी। जितने भी समक्ष उपस्थित हैं, इनमें से अधिकांश लोगों ने मिलकर यह तय किया था। बड़ा लोकतांत्रिक ढंग से यह तय होता है कि इस माह किसको बुलाना है। सब लोगों ने पिछले 3 महीने से ये आग्रह कर रहे थे कि श्री अश्विनी शर्मा को बुलाया जाए। परिसंवाद हमने इसलिए प्रारंभ किया कि हमारी अकादमी में एक बहुत सुसमृद्ध, सुसज्जित पुस्तकालय है जिसका नाम लिखनधरा है। उस पुस्तकालय का युवा वर्ग के शोधार्थी अधिक से अधिक लाभ ले सकें और ऐसे विषयों पर जिन पर आमतौर पर विश्वविद्यालयों में, शोध संस्थानों में कोई कार्य या तो उपलब्ध नहीं है या जिसको वास्तविक शोध कार्य कहा जाना चाहिए, उस दिशा में कोई पहल नहीं है। जैसा अल्पना जी ने बताया, अश्विनी शर्मा जी घुमंतु समुदायों पर, जिस पर कि भारत में बहुत कम अध्येताओं ने गंभीरता से पहल की है, बल्कि एक संयोग था कि पिछली संगोष्ठी में अचानक अश्विनी जी हमें उपलब्ध हुए और उनकी प्रेरणा से, अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन मध्य प्रदेश में भी कुछ पहल हुई है। एक स्कॉलर कैसे होना चाहिए उसका एक बड़ा उदाहरण अश्विनी शर्मा है। आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा, अभी अश्विनी शर्मा पिछले 24 तारीख से हमारे बीच हैं। जैसे कि अकादमी की व्यवस्था होती है, जो भी अध्येता आते हैं उनको हम मानदेय देते हैं, होटल में ठहराते हैं। अश्विनी शर्मा जी ने ये कहा कि मैं किसी तरह का मानदेय नहीं लूँगा और किसी होटल में नहीं ठहरूंगा। जहाँ पर घुमंतु समुदाय के, कालबेलिया समुदाय के लोग रहेंगे, मैं उन्हीं के बीच रहूँगा, उन्हीं के साथ अपना सहभागी रहूँगा। और एक शोधार्थी, एक अध्येता कि कैसी निष्ठा और कैसी लगन अपने विषय के साथ में होना चाहिए, उसका एक बड़ा जीवंत उदाहरण है
इनको रात में उठा लें, दिन में उठा लें, कभी पकड़ लें, अपने विषय पर घंटों एक डूबे हुए व्यक्ति की तरह उस पर बातचीत करते हैं। इनके बारे में मैं कहूँगा, उससे ज़्यादा इनका वक्तव्य हमारे लिए उपयोगी होगा। जिस विचार के साथ में अकादमी ने परिसंवाद की श्रृंखला प्रारंभ की है, आज बहुत, आप लोग बैठ जाइए, आज भी कुछ पानी का व्यवधान था, पिछली बार भी कुछ व्यवधान था, लेकिन ऐसे विषयों पर आमतौर पर भीड़ का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जो इच्छुक हैं, जो उत्सुक हैं, जिनके मन में कुछ जानने, सीखने और करने की जिज्ञासा है, वो लोग हमेशा ही कम होते हैं। आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, हमारे आमंत्रण पर पधारे, मैं आप सबके प्रति आभारी हूँ, धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि अब शर्मा जी सीधे मुखातिब होंगे, तो मैं भी सामने उनको सुनना चाहता हूँ। घुमंतु समुदाय, किताबों के बाहर की दुनिया, डॉक्टर अश्विनी शर्मा जी, आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद पूजा। पारे साहब, मैडम त्रिवेदी, लोक कला बोली भाषा अकादमी, मिश्रा जी और सभागार में मौजूद तमाम साथियों, इस विषय के ऊपर सुनने के लिए, मेरा जैसा भी है अध्ययन को जानने के लिए आप सभी आए हैं, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। जैसा ये विषय है किताबों से बाहर की दुनिया, तो हम बातचीत भी एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं करेंगे जैसा जनरली आमतौर पर होता है, और मैं इसका आदी भी नहीं हूँ स्ट्रक्चर्ड वे में बोलने का। तो और जो व्याख्यान भी होता है या इवन कॉन्फ्रेंस भी होती है, तो उसका जो आधार होता है वो कभी भी पेपर नहीं बनता है, और ना ही कोई लिख करके दे दिया सडनली और उसी को पढ़ा जाए, वो काम नहीं होता है। उसके अंदर हमारा मूल जो पक्ष रहता है वो रहता है कि जो सभी लोग हैं आप उसको कैसे एंगेज करते हैं, और अपनी बातचीत के जरिए आप उनको सोचने पे कैसे मजबूर करते हैं। कुछ प्रश्न आप अपने वक्तव्य में उठाते हैं, जो लोग उसको सुन रहे हैं उसमें शामिल होते हैं, वो उन सवालों का जवाब तलाशते हैं। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अपनी बातचीत में ऐसे कुछ बिंदु, कुछ सवाल आपके सामने उठाऊं और आप अपने आप से उन सवालों का जवाब तलाशें। मेरा काम फैसला सुनाना नहीं, और अधिकांश जो लिखते भी हैं या लेखन शैली होती है या बोलना होता है, उसमें फैसला सुनाया नहीं जाता है। एक अच्छा आर्टिकल, एक अच्छा लेख हम उसी को कहते हैं जो एंगेज करता है, ना कि फैसला सुनाता है। तो मेरा भी पहला जो प्राथमिक काम होगा वो यही होगा कि मैं आपके साथ केवल एक एंगेज कर पाऊं, और जब आप फैसला सुना देते हैं तो उसमें कुछ नया करने की संभावना है वो समाप्त हो जाती है। तो आप उसके अंदर कुछ नए लोग, आप ही में से कुछ और अलग डायमेंशंस पे आगे चलेंगे उस घुमंतु समाज के अध्ययन को लेकर के। एक बार सोपान भाई से मेरी बात हो रही थी, सोपान जोशी जी का शायद आप बहुत से लोग परिचित होंगे उनसे। तो उन्होंने कहा था कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनको देखते ही आप उन पे मोहित हो जाते हैं, पहली बार आप उनको देखते हैं आप कहते हैं कि क्या क्या इंसान है। कुछ लोग होते हैं जिनको देखते ही हम विचलित हो जाते हैं कि देखते यार किसके आज देख लिया, किससे बात हो गई। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनका नशा धीरे धीरे चढ़ता है। तो जो घुमंतु समाज है वो तीसरी कैटेगरी में आता है। जब आप उसको समझेंगे तो उनका नशा धीरे धीरे होता जाएगा। वो किताबी दुनिया नहीं है, और जिस विषय को रखा है, इस विषय की बहस भी बहुत पुरानी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंसटन में,
और कॉन्फ्रेंस का आधार ये था कि जब भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया है तो इन सब्जेक्ट का क्या मतलब है, सोशल साइंसेस का क्या मतलब है। अगर हम इंसान बना ही नहीं पाए, ये युद्ध रुका ही नहीं, तो इस सब्जेक्ट की पढ़ाई बंद होनी चाहिए, सोशल साइंसेस नहीं पढ़ाई जानी चाहिए यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो कुछ लोगों का ये तर्क था कि दरअसल सोशल साइंस में गड़बड़ नहीं है, उसको पढ़ाने के तरीके में गड़बड़ है। तो एक कॉन्फ्रेंस हुई प्रिंसटन में और दो मत रखे गए कि क्या विषय में गड़बड़ी है या उसके पढ़ाने वालों के अंदर गड़बड़ी है, जिस तरीके से उसको पढ़ाया जा रहा है। तो लास्ट उसका जो हल सामने जो निकल करके आया, उसका मूल मंत्र यही था कि जिस तरीके से पढ़ाया जाता है उसके कारण उस विषय की आत्मा समाप्त हो चुकी है। और ये घटना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, और तभी से आप देखेंगे सोशल साइंसेस के अंदर जो उस कॉन्फ्रेंस के बाद ही ये अचानक से विषयों के अंदर एक बड़ा बदलाव आया था, जिसको आप साइंटिफिक उनको बनाने की बात चली थी कि सभी विषयों को मैथमेटिक्स की तरह से बना दिया जाए। तो ज्योग्राफी के अंदर क्वांटिटेटिव चीजें शुरू हो गई, अलग अलग मॉडल्स के ऊपर बात होना शुरू हो गया। उसके बाद ह्यूमैनिज्म के तमाम आप दौर देखते हैं। लेकिन ये बहस उसी समय की, जिसको राम सर ने भी कहा था कि ये कोई आइसक्रीम खाने जैसा नहीं है कि आपने आइसक्रीम खा लिया और समाप्त हो गया। ये किसी भी विषय के अंदर जाने के उसके दो तीन तरीके होते हैं, उस विषय में डूबने के, उस क्षेत्र में जाने के। उसका सबसे जो मर्म जिसको आप बोलते हैं, जिसको ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल जिससे निकलते हैं, या तो आप किताबों के जरिए उस समाज के पास जाएं या समाज के जरिए आप किताबों की तरफ जाएं। तो अधिकांश हमारे यहाँ क्या होता है कि ना किताबें देखी जाती है ना समाज देखा जाता है, वो किसी बदौलत यूनिवर्सिटी या किसी सिस्टम में पहुंच जाता है। और बहुत थोड़े लोग होते हैं जैसे कि दिल्ली के अंदर या बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर वो किताबों के जरिए उस समाज के पास जाते हैं। घुमंतू के साथ यही दो बड़ी दिक्कत रही, या तो उसको दोनों ही तरीकों से नहीं समझा गया, ना किताब से ना समाज से, कट पेस्ट करके जैसे जिसी ने बात बोली वैसा सुन लिया गया। यह दूसरा तरीका रहा कि किताबों के जरिए जो पहले से लिखा हुआ है उसी बात को ही रटी रटाई या घुमा फिरा करके वही बात कहना। जो तीसरा तरीका होना चाहिए था उस समाज के जरिए किताबों का अध्ययन करना, तो ये पक्ष हमने बिल्कुल छोड़ दिया। और खासकर जैसा अभी रिसर्च की बात हुई, रिसर्च के अंदर आजकल हो ऐसा रहा है कि जिसको रिसर्च करना है वो किसी खास एनजीओ से जुड़ जाता है। अगर आपको पर्यावरण से रिसर्च करना है तो पर्यावरण में काम करने वाली किसी एनजीओ के साथ वो स्कॉलर जुड़ जाता है। किसी को पानी पे काम करना है तो पानी वालों के साथ जुड़ जाता है। इससे ये रहता है कि जो एनजीओ रहती है उसकी अपनी भाषा रहती है एनजीओ की, कि सरकार को हर किसी भी कोई ऐसा भी काम हो उसको जब तक नेगेटिव नहीं करेंगे जब तक उनको फंड नहीं मिलेगा। सीधा सा गणित है उनका। तो हर चीज का पैमाना एक बन जाता है उनका। तो रियल जो रिसर्च होनी चाहिए वो रिसर्च नहीं आती। दूसरा उसके साथ बात होती है कि जब आप खुद फील्ड में जाते हैं, मुझे समझना एक समाज को है, लेकिन उस समाज तक पहुंचने के लिए मुझे 4 और चीजों से गुजरना पड़ेगा। वो जो अनुभव बनता है वो अनुभव आपको एक होलिस्टिक आइडिया देता है उस समाज का। मैं आपको 3-4 उदाहरण से इस विषय के ऊपर आते हैं। अभी लॉकडाउन के अंदर जालोर में एक बच्चा बोरवेल में गिर गया। जालोर की घटना है लॉकडाउन की। मैंने इसके ऊपर पूरा आर्टिकल लिखा, शायद सर बाद में आपको उपलब्ध करवाएं अमर उजाला के अंदर। और वो बच्चा था देवासी समाज का, जो राय का, जो गाडरिया जिसको आप बोलते हैं, बोरवेल में वो गिरा बच्चा। वो सुबह करीब 9:30 बजे गिरा था। और जैसे ही उनके परिवार को, लोगों को पता चला तो उन्होंने जिला प्रशासन को सूचना दी। जिला प्रशासन की टीम वहां पहुंच गई। वहां से नजदीक लग जाता है आपका गुजरात बॉर्डर, तो वहां से एनडीआरएफ की टीम, जयपुर से एसडीआरएफ की टीम, और उन्होंने 10:30-11 बजे से अपनी उसको निकालने की प्रोसेस शुरू कर दी कि कैसे उसका रेस्क्यू किया जाए। रात को 2 बजे तक उसको नहीं निकाला जा सका। 2 बजे वहीं से एक नजदीक गांव के एक व्यक्ति माधाराम, जो शाम से ही वहां बैठे हुए थे, और जब तक सरकार की पूरी मशीनरी लगी हो जब तक कोई आम इंसान उस पर काम नहीं कर सकता है, उसी समाज के माधाराम। और उसने जब एनडीआरएफ ने, एसडीआरएफ ने कहा कि भाई अब निकालना बस की बात नहीं है, 2 बजे जब दोनों टीमों ने हाथ खड़े कर दिए तो माधाराम ने कहा मैं इसमें कोशिश करना चाहूंगा।
क्योंकि वो पहले 3 बच्चों को वो रेस्क्यू कर चुका है ऑलरेडी, ये चौथा उसका है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप करिए। तो एक माधाराम की हाइट होगी लगभग 5 फीट के करीब, उम्र होगी 75-80 साल की, सफेद धोती कुर्ता और बड़ा सा पगड़ बांधे, कान में बाली आया और उसने कहा कि 3 पाइप मुझे चाहिए। 3 पाइप लिए और उनको अंदर से खोखला किया और उसके अंदर एक रस्सी डाल दी तीनों पाइप में, और उन तीनों पाइप को जो बोरवेल था उसके अंदर डाल दिया उन पाइपों को। और जब तीनों पाइप चले गए तो उन्होंने उस रस्सी को कसा, तो तीनों पाइप से जो रस्सी को क्या था, तीनों पाइप उस बच्चे के तीनों तरफ से ऐसे जकड़ गए और उसने धीरे धीरे उस रस्सी को ऊपर खींचा। 25 मिनट में उसने उस बच्चे को जिंदा बाहर निकाल दिया। जो टीमें सुबह 9:30 बजे 10 बजे से लगी थी 2 बजे तक की, जिसमें पता नहीं कौन कौन सी ट्रेनिंग करके लोग आए हुए थे, वो फेल हो गए और माधाराम ने केवल 25 मिनट में उस बच्चे को जिंदा बाहर निकाल दिया। दूसरी घटना है बंजारा की, रोडूमल बंजारा की। वो दूसरे लॉकडाउन में गुजर गए। घटना है पहले लॉकडाउन की। जैसे नाली बनती है मनरेगा के अंदर और जो बाकी ये सड़क बनाते हैं जैसे गांव के अंदर, तो एक रोड बनाया गया, डामर का रोड था और दोनों तरफ से नाली बनाई गई उसमें। अब वो गांव लंबा है तो नाली करीब 1 किलोमीटर की वो लंबाई में बनी कि जोहड़ के अंदर पानी लेकर के आना है वहां से। अब जब नाली बनी, पानी डाला गया तो वो कहीं पर उसका लेवल सही नहीं बन पाया, तो जिसके घर के सामने पानी इकट्ठा हो गया उसने नाली को उखाड़ दिया। किसी में हुआ उल्टा, घर के अंदर ही पानी जा रहा है, घर से बाहर पानी निकलने की बजाय। तो अब लोगों के अंदर गांव में इन्हीं बातों को लेकर झगड़ा हो गया कि उसका पानी मेरे घर में कैसे आ गया है, मेरे घर के सामने कैसे रुकेगा। तो लोगों ने जगह जगह से उस नाली को उखाड़ दिया। तो जो लाखों का जो टेंडर चल रहा था, वो इंजीनियर परेशान और एक्शन और सरपंच और सब लोग कि कैसे इसको ठीक किया जाए। तो गांव के ही किसी बुजुर्ग ने कहा कि नजदीक खेतड़ी की ये घटना, खेतड़ी सिंगाना जो नारनौल लगता है उसी से, तो बोले कि रोडूमल बंजारा का डेरा पड़ा हुआ है, उसको ले आओ, पानी का बड़ा जानकार आदमी है। तो ना नुकर करते हुए रोडूमल को बुला लिया कि ठीक है भाई रोडूमल आ जाएगा। तो मैंने देखा एक छोटा सा मरियल सा पोपला मुंह का एक बूढ़ा आदमी आया है और वही झालर मुर्की वो पहन करके। लेकिन यहाँ से मेरा चूंकि नॉमेट्स था तो मेरा इंटरेस्ट उसके अंदर था, रोडूमल के अंदर, कि रोडूमल क्या करेगा उसमें। तो उसने आया, नाली का मुआयना किया घूम फिर के, और उसने कहा कि मेरे को 2.5 बिलांद की, मतलब 1 बिलांद वो इस तौर पे नापते हैं, 1 बिलांद 2 बिलांद, तो बोले को 2.5 बिलांद की मेरे को रस्सी चाहिए। और उसने 2.5 बिलांद की रस्सी मंगवाई वहां से, और नाली के अंदर उसने कहीं पर उससे नाप के कहीं पर मिट्टी निकलवाई, कहीं पर मिट्टी को डलवाया उसके अंदर। सुबह 11-12 बजे उसने काम शुरू किया था और शाम को 5 बजे तक उसने 1 किलोमीटर करीब जो ये नाली थी उसकी सारी मिट्टी को ठीक करवाया उसने। और अब उसने कहा कि भाई अब आप पानी छोड़िए उधर से। पानी छोड़ा, सर पर दौड़ता हुआ पानी जोहड़ में पहुंच गया। अब जो एक्शन और जो सरपंच और वो तमाम लगे हुए थे, वो एक तरफ बैठ करके ये डिस्कशन कर रहे थे कि जो ये रोडूमल है इसका सम्मान होना चाहिए, इसको सोल उड़ाएंगे। कोई कह रहा था कि इसको अपन ऐसे करेंगे, वीडियो साहब के पास लेके चलेंगे और वहां इसका सम्मान करा करके लाएंगे। रोडूमल दूर मिट्टी के टीले पे अपना बैठ के बीड़ी पी रहा था। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं था कि कौन सम्मान कराएगा, क्या करेगा। उसने अपना चुपचाप उठा, बगल के एक घर से 20 किलो करीब आटा लिया होगा, जो गेहूं वगैरह का आता है इसमें, उस कट्टे को कमर पे रखा और चुपचाप चला गया। वो अपने पीछे से बात करते। दूसरी घटना ये थी। अब तीसरी घटना पे चलते हैं। अब हरियाणा में जाएं या मारवाड़ में जाएंगे तो आप देखेंगे कि नट भाट आते हैं। 2 समाज है, दोनों अलग है, दोनों का ही मैं अभी अपन बात करेंगे। तो जैसे ही नट भाट का कहा कि नट भाट गांव में आ रहे हैं, तो जो गांव का दाढ़ी जो था वो मंगलगान गाते हुए एक पानी सा वो ऐसे छिड़कता वो उनको गांव के अंदर लेकर के आया और उनको एक ठीक से जगह देके जहां बारिश ना आए, पानी ना लगे, उनको वहां रुकवा दिया। और रुकवाने के बाद शाम को गांव में जैसे राजपूत है या बाकी समाज हैं, उनकी महिलाएं दूब के तार और पानी लेके आई और उन्होंने एक बार दूब के तार उनके पैरों के लगाया, एक बार पानी में डाला। इसको वो अग्रिम पूजा बोलते हैं।
ये तीसरी घटना थी, यानी कि अब उनके वहां पर जो उनको अपने काम करने हैं, अपनी कठपुतली का करना है या नट का काम जो रस्सी पे चलना है, यहां पर जो तीसरी घटना है उसके काम पे बाद में आएंगे। मैं उनका केवल समाज के साथ उनका सम्मान बता रहा हूं। उसको उन्होंने अग्रिम पूजा बोला कि ये इनकी अग्रिम पूजा हुई थी, और अग्रिम पूजा के बाद अब इनके ये कार्य शुरू होंगे। तो जो भाट आया था, भाट को शायद आपको पता हो ना पता हो, भाट के पास 52 कठपुतली होती है और वो 52 कहानियां होती है। 52 तरह के रजवाड़ों से लेकर के मध्यकालीन भारत से लेके फिर रिलीजियस रिफॉर्म यानी कि जो धर्म सुधार आंदोलन, और उसके बाद में मॉडर्न इंडिया का जहां बैकग्राउंड बनता है वहां तक की पूरी कहानियां हैं। ये तो है 52 जो किरदार हैं उनकी। उसके बाद में उन्होंने जो अपने किरदार उसके साथ में जोड़े, जो नए गीत बनाए, और इसमें फोक शामिल नहीं है राजस्थान का, लोक वाला पक्ष अलग है। ये तो मैं बता रहा हूं 52 किरदारों का। उसके बाद में उनका फोक का पक्ष और मॉडर्न इंडिया का पक्ष, और वो 70 के दशक तक वो उसमें लगातार चेंज करते रहे। मुझे आज तक जितनी मैं संस्थाओं में या जितने मैं राज्यों में या जहां तक मैंने देखा, मुझे एक व्यक्ति ये तक नहीं प्रभावित जो कार्यक्रम करता है या जो कार्यक्रम होते हैं कि 10 किरदार वो बता पाए। 52 किरदार तो आप छोड़िए। तो इस तरह का एक मजाक चलता है सामान्यतः इन कला केंद्रों के अंदर। इस वजह से होता क्या है, आप 5 किरदार रखिए, 4 रखिए, जब आप ओरिजिनल चीजों को धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं तो उनकी जो भूमिका रहती है, उनका जो स्टेटस रहता है, उनका जो रोल रहता है, उसको आप बिल्कुल डिमिनिशिंग करते हैं। आपको एक तरह से आप उनको बेइज्जत करते हैं उन किरदारों को। आपने 52 किरदार में अपने 4 किरदार रख लिए, 48 को धीरे धीरे आपने छोड़ दिया, तो आपने एक तरह से उनको जाति से बाहर कर दिया 48 किरदारों को। और आपको ये कोई हक नहीं देता है कि आप किसी भी कला के साथ इतनी वाहियात तरीके से आप बेइज्जती करें आप कला की, क्योंकि 52 किरदार एक साथ हैं वो कठपुतली के, वो अलग नहीं है। या तो आप कठपुतली करें ना करें तो उन 52 किरदारों के साथ आप करें। तो कला का, जब हम कला को देखते हैं तो कला अपने आप में इनकम्प्लीट होती है। वो हमें न्योता देती है कि हम अपनी इमेजिनेशन से उसे पूरा करें, लेकिन जब हम उसका कुरूप पक्ष सामने रखते हैं तो ना वो इमेजिनेशन बचती है, ना उसमें सुधार की गुंजाइश रहती है। यही नटों के साथ रहा। नट भाट इसलिए साथ चलते हैं कि भाट अपना काम करेगा, नट मौन रहेगा, नट कभी भी बोलेगा नहीं। भाट बोलेगा, नट नहीं बोलेगा। वो रस्सी पे अपना जो डांड या रस्सी बोल दीजिए या डोरी बोल दीजिए, उसके ऊपर वो महिलाएं चलेंगी और नट केवल ढप बजाएगा, वो बोलेगा नहीं बिल्कुल भी। तो ये जो मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए, इन एग्जाम्पल के जरिए मैंने आपको ये बताया कि किताबों के अंदर आप इसको कैसे समझेंगे, या किताबों में इनके बारे में क्या लिखा जाता है, क्या देखा जाता है, क्या समझा जाता है इनके लिए। जब किताब के अंदर बात आएगी, अगर मॉडर्न आप एजुकेशन सिस्टम से भी लेंगे तो रहेगा कि भाई जो भी कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उससे वजन नहीं उठाना है। तीसरे चौथे महीने से आप मेडिसिन में देखेंगे कि वजन नहीं उठाना है। जैसे कि घुमंतुओं के यहाँ तो प्रेग्नेंट महिलाएं होती नहीं, उनकी थ्योरी ठीक इसके उलट है। और मुझे एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिला है कि जो उस थ्योरी को गलत साबित कर पाए। उनकी थ्योरी ये है कि 9वें महीने तक, अगर गाड़िया लुहार का अगर आप देखेंगे, घन कूटने में जो प्रेग्नेंट महिला है उससे घन कुटवाया जाएगा। जो घट्टी हाथ के चक्के जो अभी कालबीलियो ने वहां बना करके रखी हुई है, घट्टी फिराने में महिला को रखा जाएगा। और एक घुमंतु समाज नहीं, किसी भी घुमंतु समाज में आप उस प्रेग्नेंट महिला को, यानी कि जो हमारा मॉडर्न मेडिसिन का ज्ञान है और जो उनका ज्ञान है वो ठीक बिल्कुल उलट है। हम उसको गलत तो तब ठहराएं जब हमें ऐसे एग्जाम्पल मिले कि जो मॉडर्न मेडिसिन बोलती है कि मिस कैरेज हो जाएगा, अगर वह मिस कैरेज हुआ हो तो हम कहें कि आपने ही गलत किया, जबकि उनकी डिलीवरी में सर्जरी नहीं होती है। आप अभी भी पता कर लें। और क्या जो सर्जरी नहीं हुई तो क्या उसमें महिला की डेथ हुई? आप ये भी जरा देखिए स्टैटिस्टिक्स को। ठीक इसके बिल्कुल उलट है उनका ज्ञान। लेकिन हमारे यहां जो नॉलेज की पॉलिटिक्स चलती है
उस नॉलेज की पॉलिटिक्स में है कि एक सर्टेन तरीके से जो चीज निकलती है हम उसी को ही ज्ञान बोलते हैं। अगर उसके उलट कुछ रहता है तो हम उसको ज्ञान की परिभाषा में ना शामिल करते हैं बल्कि उसे विवादास्पद बना देते हैं, जुगाड़ बोलते हैं। माधाराम का जो रहा, मैंने उस आर्टिकल का जो दूसरा पक्ष बचा, मैंने उस आर्टिकल में दूसरा पक्ष यही लिखा क्योंकि जितने लोग पेपर में उसको कवर भी किया, तारीफ की उसकी, लेकिन बोला जुगाड़ काम आया, जुगाड़ जुगाड़। अगर वो जुगाड़ है तो आपने कोविड के अंदर क्या किया? कोविड का तो कोई इलाज नहीं था, अलग अलग तरीके आजमा रहे थे ना, किसी को कुछ चढ़ा रहे थे, किसी को कुछ दे रहे थे, किसी को इंजेक्शन का काम कर रहे थे, किसी पे कोई एंटीबायोटिक लगा रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे? वो जुगाड़ी तो था। तो वहां तो हमने जुगाड़ नहीं कहा, लेकिन उनके काम को हमने जुगाड़ कहा, जबकि वो 3 उससे पहले रेस्क्यू कर चुका है, उसका चौथा रेस्क्यू था माधाराम का। तो ये जो ज्ञान की राजनीति है, जो खासकर एकेडमिक्स जगत जिसके ऊपर बेस्ड है, जिसका मैंने प्रिंसटन का एग्जाम्पल लिया, तो उनका भी लास्ट यही निकला कि ज्ञान की राजनीति एक सबसे बड़ा एक चैलेंज हमारे सामने उभरा, और उसने इस तरह के समाजों को लगातार हाशिए के ऊपर धकेला। भाई मुद्दा ये नहीं है कि घुमंतु समाज रहेंगे या बचेंगे, उनका ज्ञान जाएगा या नहीं जाएगा। मुद्दा ये है कि घुमंतु समाज गए तो बकाया समाज क्या खोएगा, क्योंकि उनका जीवन, बकाया समाज का जीवन एक साथ जुड़ा है। हिंदुस्तान है तो वो सभी के मिलने से, सभी के जुड़ने से है, अलग से हिंदुस्तान नहीं है। जब आप उसकी सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, अब आप देखिए कैसे उनका जीवन का कैसा है। मैंने जितना अभी तक मैं देख पाया हूं, अकेले घुमंतुओं में 33 तरह से कढ़ी बनाई जाती है। कढ़ी बनाने के तरीके हैं 33 प्रकार के। 17 तरह से वो धोती बांधते हैं। अपने स्थायी समाजों में 1 लांग की धोती, 2 लांग की धोती, 3 लांग की धोती, वो 17 तरह से धोती बांधते हैं। जो कोमल कोठारी के वहां पर अगर आप कभी जाएंगे जोधपुर, तो उन्होंने 113 प्रकार से झाड़ुओं को इकट्ठा किया है, जो झाड़ू बनाए थे। उसमें आप ये देखिए घुमंतु समाज कितने हैं, 70 से ज्यादा घुमंतु समाज हैं जो झाड़ू बनाने वाले में जो उन्होंने शामिल किया है। ट्राइबल भी हैं, स्थायी समाज भी हैं, लेकिन घुमक्कड़ जातियां 70 से ज्यादा हैं उसके अंदर। तो ये जो विविधता का पक्ष देखते हैं, तरह तरह के आप वेशभूषा देखते हैं, पहनावा देखते हैं, उनके गीत संगीत देखते हैं, गुलाबों की बात होती है, नृत्य की बात होती है। अच्छा है, उसको पद्मश्री भी मिला और कालबेलिया नृत्य को वर्ल्ड हेरिटेज का हमने दर्जा दिया, लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि वो कौन से नृत्य को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। वो लोच डांस को दिया गया है, जो खेतु अभी आई है, आपको समय लगे तो उसका नृत्य देखिएगा, उससे मिलिएगा, वो लोच डांस की। दूसरा होता है मोरू डांस, कालबेलियों का ही। तीसरा होता है धमचेड़ा, जो लूर गाते हैं। तो ये सारी बिल्कुल अलग परंपरा। बंजारों के नृत्य की बिल्कुल अलग परंपरा, नटने की बिल्कुल अलग परंपरा, गाड़िया लुआरों की बिल्कुल अलग परंपरा, भोपों की बिल्कुल अलग परंपरा। तो ये जो आप हिंदुस्तान की खूबसूरती या जो संस्कृति की हम बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हिंदुस्तान की ये सॉफ्ट पावर है, वो सॉफ्ट पावर इन लोगों की वजह से। वो लोग खत्म हो गए, उनका डांस खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन इससे उस सॉफ्ट पावर पे क्या असर पड़ेगा ये भी देखना है हमें। हिंदुस्तान जब अपने आप को विश्व गुरु कहता है तो वह इन्हीं आधारों पे कहता है। वो मिलिट्री की पावर पे विश्व गुरु की बात नहीं करता है, वो सॉफ्ट पावर के आधार पे विश्व गुरु की बात करता है, और सॉफ्ट पावर का आधार यही लोग हैं। जब जीवन के नजरियों की बात करते हैं कि जीवन के जो अलग अलग दृष्टिकोण है, नजरिए हैं, हर समाज का अलग दृष्टिकोण है। मैं वन बागरियों के साथ था। वन बागरिये अभी भी आप जोधपुर से भोपालगढ़ या उस साइड में जाएंगे या हरियाणा से लगे हुए क्षेत्र में आप रहेंगे, जिनको आप बागरिया बोल देते हैं यहाँ पर, वो लोग मिट्टी की 2 फीट का ऊंचाई का घर बनाते हैं, नीचे मिट्टी खोद के रहते हैं। वो अभी भी बाहरी इंसानों को माणशाह बोलते हैं कि माणशाह आ गया। वो हमसे मिलना या हमारे साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, हमें देखते ही वो और ज्यादा गहराई में चले जाएंगे उसके अंदर। तो दूर से जब आप रेगिस्तान या उस हिस्से में देखेंगे तो आपको कुछ घर दिखेगा ही नहीं, क्योंकि 2 फीट का ही मिट्टी का बस उन्होंने उठाया, वैसा ही मिट्टी का।
वो अंदर मिट्टी खोद के रहते हैं। आज के समय की 2021 की बता रहा हूं मैं आपको, वन बागरियों, वो 2-2 3-3 महीने तक नहाते नहीं हैं। जो पुरुष आप देखेंगे वो बाल नहीं कटवाते हैं सर के, उसको बांध के रहते हैं। उनकी अपने अलग अलग तरीके हैं। उनकी जो मान्यता है, जो अपनी वो माता का कुछ बनाते हैं, उसको पेड़ पे टांग देंगे कि ये हमारी माता है, और उधर से दूसरे तंबू डेरे वाले को नहीं गुजरने देंगे कि इस पे छाया पड़ गई तो ये माता क्रोधित हो जाएगी हमारी कुल देवी। उधर कोई नहीं जाएगा, कोई दूसरे डेरा दूर से भी दिखा तो उस दूर से भेज देगी। उनसे मैंने कहा कि भाई आप जो ये जीव जंतुओं कैसे देखते हैं, जो अपना उनका शिकार है, बाकी तमाम चीजें उनकी, उनका प्रकृति को, मिट्टी को, पहाड़ को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है, बिल्कुल दृष्टिकोण अलग है। वो बोलता है कि ये देखिए, ये जो जिसको अपन पोर्क्यूपाइन बोलते हैं, शेड़ी उसको सामान्य भाषा में बोल देते हैं, तो उस पोर्क्यूपाइन को उन्होंने कहा कि देखिए ये कैसे। मैंने कहा कि आप कैसे? बोले पता है इसका घर कैसे रहता है? मैंने कहा कैसे रहता है? बोले पहले ये सीधी जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगी। और बोले कि बाहर कैसे आएगी? पहले 3 बार तो ये मुहाने पे आएगी, फिर वापस चली जाएगी, चौथी बार आएगी तब ये बाहर आती है। तो मैंने कहा कि आपको पता कैसे, कैसे जानते हैं कि यहाँ पर ये जीव है, यहाँ पर ये जीव है? बोले हमें भी नहीं पता, लेकिन हम कभी भी चलते हैं तो हम ऊपर देख के नहीं चलते, हम हमेशा नीचे देख के चलते हैं। हमारा पूरा इनको देखने का नजरिया उन सलवटों पे, घिसावटों के ऊपर है कि कौन सा जीव यहां से गया है। इसलिए पहले समय में अंग्रेजों, उस समय से या उससे पहले में, इनको पागी रखा जाता था, खोजी भी जिनको बोलते थे। ये पैरों का, पद चिन्हों का पता करते थे कि चोरी किसने करी या कौन गया है। उसकी खोजबीन में वन बागरिये होते थे। तो उनको, तो मैंने कहा कि आप ये डोंगरी से आप ये देखिए, क्योंकि एक आप शायद परिचित हो, प्रोफेसर पुन्नेंदु कवूरी हैं, वो अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी में थे और उनको रिटायर हुए काफ़ी साल हो गया। अभी वो लूनी रिवर का दोबारा से अध्ययन कर रहे हैं। पहला 20 साल पहले भी अध्ययन उन्होंने किया था, और जिन में घुमंतुओं में जिन 2-4 लोगों ने काम किया है, उसमें जिनसे मैं प्रभावित हूँ, तो उनमें एक प्रोफेसर पुन्नेंदु कवूरी, जिन्होंने पशु चारकों पे बेहतरीन काम किया। इन्होंने 1980 के दशक में अपना शोध किया राजस्थान के पशु चारकों पे। अगर प्रोफेसर विलियम सैक्स या गणेश देवी, शेखर पाठक, पुन्नेंदु कवूरी और रामचंद्र गुहा, सुजन बेल, डेविड रिक, हरमन कुट्समैन, प्रोफेसर आयन स्कून, इन लोगों ने जो दुनिया की तमाम अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, मेरा ये सौभाग्य रहा और शायद कुछ ऐसा रहा होगा कि मुझे इन सब का साथ मिला। और ख़ासकर प्रोफेसर विलियम सैक्स का हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में जो मेरे गाइड हैं, मुझे लगता है कि वो रिसर्च वाला कि कैसे आप काम करेंगे, तो उसके अंदर पुन्नेंदु कवूरी ने कि रेगिस्तान वाले क्षेत्र में या बाकी जो आप समाजों को समझेंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उसके बाकी दूसरे हिस्सों में, तो उसके अंदर प्रोफेसर पुन्नेंदु कवूरी ने बताया कि इनका जो जीवन को देखने का नजरिया है, इस डोंगरी को, पहाड़ को, मिट्टी को, तो हम वन बागरियों को उनके जरिए समझने लगे, जैसा उन्होंने बताया। तो उनका पहाड़ को देखने का, रास्तों को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग, कि मैं आपको इस क्षेत्र से, जोधपुर से जैसलमेर लेकर के चलूंगा और वहां पर आपको कहीं पर भी कोई एक ढलान तक नहीं, आपको निचाई नहीं मिलेगी, जबकि रेगिस्तान में उबड़ खाबड़ पूरा उसमें रहेगा। पुन्नेंदु कवूरी जी को कहा कि मैं आपको यहां से जैसलमेर लेकर चलूंगा, आपको एक बिजली का खंभा नहीं देखने दूंगा। ये उनका ज्ञान, ये उनकी रास्तों की समझ। वो पगडंडियों की जानकारी के आधार पर जीवन को चलाते हैं, रास्तों पे नहीं। रास्ते कभी भी संस्कृतियों को नहीं बनाते हैं, रास्ते कभी भी भूगोलों को नहीं जोड़ते हैं, पगडंडियां भूगोलों को जोड़ती है। जब आप जमीन से पहाड़ पे जाते हैं तो पगडंडी से जाते हैं। रास्तों ने जो दुर्घटना करी उत्तराखंड में, रास्तों ने ये दुर्घटना करी, ना कि पगडंडियों ने करी। पगडंडियां वैसी की वैसी, पगडंडियों पे कभी भी भूस्खलन या लैंडस्लाइड या जिनको बोलते नहीं होता है, ये सारा रास्तों के जरिए होता है। संस्कृतियों में जुड़ाव पगडंडियों से आता है। पशु चारक पगडंडियों पे चलते हैं, रास्तों से नहीं चलते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारी एक विकास की दौड़ ने और तमाम राज्य सरकारों ने एक नए तरह का जो चश्मा बना, हम रास्तों के जरिए इंसानों को, रास्तों के जरिए संस्कृतियों को जोड़ने की बात करते हैं। हम सोचते हैं कि इनपुट बनाम आउटपुट,
या कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, जो आजकल मॉडर्न जो पूरी इकोनॉमी है उसका एक प्रिंसिपल है, जिसका एक आधार स्तंभ है कि आपने कितना पैसा लगाया है और कितना आप आउटपुट लेंगे। इस आधार पे हर चीज का पैमाना यही बन गया है तय का। इल्से कोलर रॉबसन और प्रोफेसर आयन स्कून इसी बात के लिए लड़ रहे हैं कि जो यूरोप के पशु चारकों का आधार है, जर्मनी या बाकी देशों के, वो इनपुट बनाम आउटपुट है कि अगर गाय 30 लीटर दूध देती है तो अच्छी है, उससे कम देती है तो अच्छी नहीं है, कितना इस पे खर्चा हो गया। लेकिन हमारे यहां उसकी वैल्यू केवल दूध तक सीमित नहीं है, उसकी कल्चर में वैल्यू बहुत ज्यादा एम्बेडेड है और उसके जीवन से, उस समाज के जीवन से कितनी जुड़ी है। हमारे यहां घुमंतु समाजों के पशुओं के अपने गीत हैं। जो गोरबंद आज आप गाते हैं, गोरबंद नखरा लो, अलीजा मारो, गोरबंद नखरा लो, जो वो एक हार का गीत है, वो हार है ऊंट के गले का हार है गोरबंद। वो किसी महिला के या पुरुष के उसका हार नहीं है। और वो महिला कहती है कि जब मेरे पति को जो ऊंट दूसरे देश में, दूसरे देश का मतलब ये राज्य को, दूसरे कल्चर जो उनको दूसरा देश बोलते हैं, जब मेरे पति को सही सलामत ऊंट यहां ले आएगा तो उसके गले में मैं ये गोरबंद डाल दूंगी। ऊर्जा गीत है, वो भी एक जो साइबेरियन क्रेन है उसका गीत है। गधों के अलग गीत है, जो घट्टी है घट्टी का अलग गीत है। तो यहां जो कल्चरल उसकी वैल्यू है, उस कल्चरल वैल्यू को, वो वहां पर वो कल्चरल वैल्यू नहीं है, वहां वो केवल इनपुट बनाम आउटपुट है। लेकिन हमने बिना उसको देखे, बिना उसको जाने, उसी इनपुट बनाम आउटपुट के झगड़े को यहां शामिल कर दिया। और वही झगड़ा रास्तों और पगडंडियों का है। जितनी तरीके से, अगर पिछले मैं अपना 8-10 साल का अनुभव बताऊं, तो जितनी पगडंडियां इस दौर में समाप्त हुई हैं, वो घुमंतुओं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज सरकारें नहीं रही। वो तो एक अलग पक्ष है, वो तो हर समय में ऐसे रही थी। कांग्रेस थी तब भी ऐसी थी, बीजेपी तब भी ऐसी है, वो कोई सरकार सब एक जैसी रहती है। उनको दिक्कत हुई इन पगडंडियों के समाप्त होने से, क्योंकि पगडंडियों से उनकी विविधता है, पगडंडियों से उनका जीवन है। पशु चारक है, वो सड़क के ऊपर पशुओं को नहीं चलाता है। क्यों नहीं चलाता, कभी उसे पूछिएगा। उसकी जो भेड़ बकरियों के जो खुर हैं वो छिल जाते हैं, वो कोई काम के नहीं रहते हैं पशु। इसलिए उसको जैसे बारिश होती है तो उसको वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि खेतों के अंदर लोग फसल लगा देते हैं। और जैसे ही खेतों में फसल आपने लगाई तो उसकी मजबूरी है निकलना, वरना रोड के ऊपर से उसको जाना पड़ेगा और उसके पशुओं के खुर समाप्त हो जाएगी। लेकिन हम इन बेसिक सी बातों को नहीं समझ पाते हैं वहां पर। तो एक रहा इनके जीवन का नजरिया, यानी कि हमें इस विविधता को देखना है, उस जीवन के नजरियों को बचाना है, तो हमें घुमंतु समाज को बचाना पड़ेगा। दूसरा है उनका ज्ञान। उनका जो ज्ञान है, उनका जो हुनर है, या उनकी जो कला है, आप उसको ज्ञान बोले, हुनर बोले, कला बोले, वो उनके जीवन से जुड़ी। अगर वो जीवन बचता है तो ही वो ज्ञान या हुनर या कला बचती है। और उसमें संभावना कितनी है, ये लॉकडाउन ने हमें दिखाया। आप मध्य प्रदेश में जो आपका रतलाम में जाएं, नीमच में देखें, मंदसौर में देखें, आप सबसे ज्यादा लोगों ने जिनकी नौकरियां की वो गाडरिये बन गए। जो लोग पशुओं को जिन्होंने छोड़ दिया था चराना, राय का रेबारी समाज से, गाडरिया समाज से, मारवाड़ वाले क्षेत्र में भी आप देखेंगे, उन लोगों ने वापस पशु चारण को अपना लिया। जो लोग पहले इन नृत्यों में या नहीं थे, अगर आप मारवाड़ में जाएंगे तो आप ये नहीं पहचान पाएंगे कि सिंधी लोग कालबेलिया नृत्य कर रहे हैं या असल कालबेलिये हैं या राजपूत लोग। यानी कि दूसरे समाजों को अपने अंदर सम्माहित करने की क्षमता, ये क्षमता उस संभावनाओं को दिखा रही है। जब आपका मॉडर्न जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो विफल कर गया उस लॉकडाउन के बाद में, जिसके पास कोई क्षमता नहीं नौकरियां देने की, और जो थी उन्होंने उनको निकालना शुरू कर दिया। तमाम मीडिया हाउसेज में क्या रहा, मैं लगातार इन अखबारों में मैं लिखता हूं तो जो पत्रकार लोगों को बताते रहते वहां की स्थिति कि सर आप एडिटर साहब को बोल दीजिए, आप तो वहां लिखते हैं, आपकी बात सुन लेंगे, हमारी नौकरी बच जाएगी। कितनों की बचाएंगे, 1 की, 2 की, 4 की, हजारों को निकाला, सारे मीडिया हाउसेज ने निकाला। वो उन्होंने दिखाया कि आपका इकोनॉमिक मॉडल किस खोखली बुनियाद के ऊपर टिका हुआ है।
इकोनॉमिक मॉडल वही चलता है जो कल्चर से निकलता है, जो उस भूगोल से जुड़ता है। बाहर से सडनली आप कुछ ले आए और फिर आप उसको लागू करें, वो कभी नहीं चलता है, उसकी एक दिन नींव सामने आ जाती है। तो ये संभावना वो घुमंतु समाज हमारे साथ देता है। और उसने कहीं नहीं बताया कि हमने इतना काम किया, फेरी वालों में इतने लोग आए, मजमे वाले में इतने लोग आए। यानी कि उसके पास दबाव झेलने की क्षमता सबसे ज्यादा है उस समाज के पास में। तो अगर आपको दूसरे समाजों को रोजगार के लेवल पे भी देखना है, आजीविका का भी करना है, तो घुमंतु समाज को बचाना आवश्यक बन जाता है। और जो वो उत्पाद है, अभी सुरमा यहां लगा हुआ है, हिंदुस्तान में कालबेलिया में केवल 3 जन हैं जो ओरिजिनल सुरमा बना सकते हैं। वो लोग जब नहीं रहेंगे तो आपके पास वो उत्पाद भी केवल म्यूजियम में दिखाने के लिए रहेगा और वो ज्ञान समाप्त हो जाएगा, वो किताबों से नहीं बचेगा वो ज्ञान। जब उसको परफॉर्म करेंगे उसको ये समझ में आएगा कि सांप की केचुली कितने दिन में निकलती है, और जो सुरमा बनता है, भूरे रंग का सुरमा सांप के कौन से जहर से बनता है, डार्क कौन से बनता है, कितने तरह का सुरमा बनता है, उसमें रतन ज्योत या समुद्र के झाग का क्या उपयोग होता है, और सुरमा क्या काम करता है, उसके सारे जीवन से उसमें जुड़ा। सुरमों के ऊपर उनके गीत हैं। यानी कि वो संस्कृति से, उनका कोई भी उत्पाद संस्कृति से अलग नहीं है। तो जो आजीविका रहती है वो संस्कृति से निकलती है। घुमंतुओं की जितनी भी आजीविका है वो उनकी संस्कृति से संबंधित है, उससे बाहर नहीं है, वो अलग से उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया है। और जब हम कोई नई उनको स्किल सिखाने की बात करते हैं तो दरअसल हम एक संस्कृति से उनको बाहर निकाल करके एक नई तरह की अपनी मन गढ़ंत संस्कृति गढ़ने की सोचते हैं। तो ना तो उनको सिखाना आसान होता है, ना वो उसके अंदर सरवाइव कर पाते हैं। यही आदिवासियों के साथ हो रहा है, यही बाकी समाजों के साथ हो रहा है। जब आप नई स्किल सिखाएंगे तो जो पुरानी वाली, जो अपनी उसकी एम्बेडेड स्किल थी, जिसके अंदर आपको बहुत थोड़ा सा काम करना था, केवल उसको परिष्कृत करता था, रिफाइन करना था, हम उसको छोड़ करके एक नई तरह की उसमें डालते हैं। लेकिन हमारे एक उल्टा काम हुआ। यूरोप में जब आप जाएंगे, आर्टिस्ट के लिए एक स्पेस होता है, परफॉर्मिंग स्पेस, आप कहीं पर भी जाएंगे, जहां वो बैठ करके अपना काम कर सकता है। बहरूपिया है, अपना काम करे, लोग आने जाने वाले देख रहे हैं, जिसको पसंद आए कला, पैसा कुछ दे सकता है, नहीं दे सकता है। आप कभी भी मूवी में देखेंगे कि कोई है बजाने वाला, अपना बजा रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमने यहां क्या किया कि एंटी बैगिंग एक्ट बनाया, और उसके तहत ये किया कि कोई भी ऐसे गली चौराहे के ऊपर कोई भी मजमा इस तरह का लगाएगा तो वो भिखारी की कोटि में आएगा और ये अपराध है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हालांकि इस बात को नकारा कि भैया आप इस किसी भिखारी को आप अपराधी नहीं बता सकते हैं, लेकिन उसको हटाया नहीं गया है, रिपेल नहीं किया गया है। तो अपने यहाँ आर्टिस्ट अपने मजमे के अंदर या बाहर बैठ के अपनी कला नहीं दिखा सकता, नट रस्सी पे नहीं चल सकता, बहरूपिया कुछ काम नहीं कर सकता, कठपुतली भाट कहीं पर कठपुतली नहीं नचा सकता है बाहर। अगर बाहर नचाएगा और उसको पैसा मिला तो भिखारी की कोटि में शामिल होगा। ये हमारी समझ है उन समाजों को लेकर के। अब उनका जीवन बचा किसके ऊपर? या तो कला केंद्रों पे आपने उनका जीवन, और कला केंद्रों की हालत आप पहले से आप जानते हैं। कला केंद्रों का काम केवल परफॉर्म का नहीं था, उनका एक बड़ा काम होता तो उसके पीछे का डॉक्यूमेंटेशन का, रिसर्च का, जो यूनिवर्सिटी से भी गायब है और उन कला केंद्रों से भी गायब है। वहां केवल एक परफॉर्मिंग सेंटर है, वो भी किस लेवल का है वो भी आप जानते हैं उसके अंदर। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि धीरे धीरे इन समाजों को अलग निकालते गए। ये एक सिस्टमेटिक वे नहीं है, एक अलग तरीके का कि हम उनको कैसे देखते हैं एक एक समाज को, क्योंकि हमारे यहाँ एकेडमिक जगत में इनको सर्विस कास्ट में शामिल किया कि आपने कुछ मुझे पैसा दिया तो मैंने बदले में आपको कुछ काम दिया। ये बड़ी एक आर्ग्यूमेंट है हमारे एकेडमिक जगत का। लेकिन जिन लोगों ने इस आर्ग्यूमेंट को बनाया, जितनी किताबें यहां पढ़ेंगे, अभी कुछ साल पहले एक बुक आई रेगिस्तान के ऊपर, नोमैडिक नैरेटिव्स, या उससे पहले किताब, उसमें एक पक्ष ये अच्छा था कि ये क्वेश्चन किया गया कि जो रेगिस्तान है या राजस्थान है वो केवल राजपूतों का नहीं है, उससे और तमाम समाज। लेकिन उसके दूसरे पक्ष में बताया गया कि ये सर्विस कास्ट, जब जोगी बहुत से ऐसे काम करता है जिसके बदले में वो पैसा नहीं लेता है, लेकिन वही बात इनपुट बनाम आउटपुट, क्योंकि उनका दिमाग उसी पे चलता है।
तो एकेडमिक जगत वहां पर विफल हो जाता है जब वो ये नहीं समझ पाता है कि उसके 50 में से 40 काम ऐसे भी हैं जिनके बदले में उसको कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन समाज में वो परफॉर्म करता है। अगर आप गांव में जाएंगे, खासकर रतलाम जिले से आप शुरू कर लें, राजस्थान चले जाएं, हरियाणा चले जाएं, जब शादी होती है तो जो गट्टी बनाने वाला है, जैसे जोगी है, कालबेलिया जो गट्टी बनाई, उस गट्टी की पूजा होती है वहां पर, और वो गट्टी रहती है कालबेलिया के पास में, बनाने वाला वही है। कालबेलियों को बुलाते हैं अपनी गट्टी के साथ, भले उनके घर में गट्टी हो जो हाथ की चक्की है, लेकिन उसकी वो पूजा करते हैं। कालबेलिया उसका कोई पैसा नहीं लेता है, जबकि आपके शादी में कुम्हार से लेके या पंडित से लेके जो भी आता है वो शादी वाले से अपना एक नेग लेता है, एक पैसा उसका फिक्स रहता है। तो कालबेलिया ने तो सर्विस दी, लेकिन बदले में तो उसने कोई पैसा नहीं लिया। तो आपके हिसाब से तो सर्विस कास्ट होनी चाहिए। ऐसा ही भोपा है, जो भूमिया जी का जब वो रावण हथा लेके बैठ के गाता रहता है, वो तो कभी नहीं उनके समाजों से जाके मांगने जाता, कोई दे देता है, कोई नहीं देता है। तो सर्विस कास्ट वो छोटा एक फैक्टर रहा, वही नाचने गाने वालों की तरह। तो जो किताबी ज्ञान है, जो सर्विस कास्ट है, वो किताबी ज्ञान है, लेकिन जब आप फील्ड में जाते हैं तो आप उस सर्विस कास्ट को क्वेश्चन करते हैं कि ये सर्विस कास्ट थी और ये सर्विस से बाहर का काम है। यानी कि वो समाज सर्विस कास्ट नहीं है महज, उससे बहुत अलग है वो। तीसरा, जो हमने संभावनाओं की बात की, उस हुनर की, उनके ज्ञान की बात की, घुमंतु समाज आज एक अलग तरह की विडंबना के दौर में है। एक विडंबना तो उनकी है मॉडर्निटी के साथ में समायोजन की, दूसरी विडंबना है इकोनॉमिक मॉडल की, तीसरी विडंबना है जो उनके लिए पॉलिसी बनती है उनकी। जैसे कि अभी एक बहस चल रही है, बच्चे दो ही अच्छे, ये एकेडमिक बहस है कि 2 बच्चे होने चाहिए। और अगर आप किसी पढ़े लिखे आदमी से पूछेंगे ना, वो आपको 101%, अगर आपने उसको ये कह दिया कि बच्चे 4 होने चाहिए, 5 होने चाहिए, आपको वो शायद क्लास से या यूनिवर्सिटी से निकाल दे। लेकिन जब आप घुमंतुओं की बात करेंगे तो कहेंगे कि इनकी इसीलिए बदहाल आती थी, कितने बच्चे इसने पैदा किए। और उसके पीछे का नैरेटिव क्या रहेगा उसके आर्गुमेंट का, इनके पास मनोरंजन के साधन नहीं, एंटरटेनमेंट के, इसलिए इसने ज्यादा बच्चे पैदा किए, या इनको भीख मंगवानी है इसलिए इसको ज्यादा बच्चे पैदा किए। अगर उसने ठीक से थोड़ा सा भी काम किया होता तो कभी वो फालतू ये फर्जी आर्गुमेंट नहीं करता हो। गाड़िया लुहार के पास जाइएगा, उसका काम देखिएगा, लोहे का अगर कील भी कूटना है ना, कील को भी, ये पक्का काम में आता है कील को। 3 लोग जो लोहे की चोट मारते हैं, घड़ कूटने वाले चाहिए उसको, और नीचे बैठ के एक गढ़ने वाला चाहिए, 4 एक पंखे को चलाने वाला चाहिए, 5 एक टोले को देखने, 5 तो उस काम में लगे, 6ठा उस पूरे टोले के काम, इन 5 को काम देखने वाला चाहिए, 6 और 7वां फेरी वाला चाहिए जो सामान को गांव में वहां सप्लाई करेगा, बेचेगा उसको। 7 लोग आपको एक साथ चाहिए। अगर 7 लोग परिवार के नहीं हैं तो घन कूटने के लिए या किराए पे दूसरे मजदूर लेके आएगा क्या? वो दिन भर में कमाता 400-500 रुपए है, अगर बाहर का मजदूर वो लेके आएगा तो 1500 रुपए देके वो 3 मजदूर लेके आएगा, क्योंकि आपने कहा दो ही बच्चे अच्छे हैं, 2 ही बच्चे होने चाहिए, तो एक वो माँ बाप और 2 उसके बच्चे, 4 लोग हो गए, तो बाकी 3 कहां से लाएगा वो? तीसरा, इसके अंदर जो डोकरा रहेगा, जो कूटने वाला है, गांव से जो रिश्ता रहेगा, जो वहां के लोगों से जो संस्कृतियों में संवाद रखेगा, वो उस जो बूढ़ा है, जो डोकरा वो बोलेंगे, उसकी जिम्मेवारी रहेगी डोकरा की, डोकरी की। वो घन को नहीं कूटेंगे, वो गांव से रिश्ता बनाएंगे 2 संस्कृतियों में, 2 समाजों में, जहां उसको 7 दिन या 8 दिन या 10 दिन जिस गांव में रहना है, अब वो अपना गाड़ी लेकर के अगले गांव में। ये है गाड़िया लुहार की। अब आइए आप कालबेलिया पे। कालबेलिया पे एक व्यक्ति जो सुबह फेरी पे जाएगा, सुरमा जिसके पास होगा, जड़ी बूटियां जिसके पास होंगी, बीन लेकर के जाएगा, उनको सुरमा देगा, जड़ी बूटियां देगा, बदले में उसको अनाज वगैरह मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, जितना भी मिला उस महिला रहेगी जो भूखली लेकर के जाएगी, वो अपना काम करेगी, जो कसीदाकारी की अपनी गुदड़ियां या तमाम जो ये बनाते हैं वो उत्पाद देगी गांव की महिलाओं को, उनको गीत सुनाएगी, महिलाएं कहेगी आप हालेरिया सुनाइए हमारे बच्चों के लिए गीत, वो शुभ गीत माने जाते हैं, उसको बदले में कुछ मिलेगा। एक डेरे को देखेगा, चौथा आदमी पत्थर लेके आएगा जो गट्टी गढ़ेगा,
एक आदमी सांप के या जो सुरमा है, जड़ी बूटियां वहां बनाएगा, एक तो आ गया है लेकर के, एक वहां ये काम करेगा। उसके अंदर जो बाकी जो उनके काम बचते हैं, जो उनके पास गधे हैं, बकरी है, मुर्गा है, उसके ध्यान के लिए बकरियों को चराने जाना है, बकरी चरा के लाएगा, क्योंकि उनके पास कोई खेत या पक्का तो आता नहीं। टोटल जोड़ लें आपको 7 लोग चाहिए एक डेरे के अंदर, 7 से ज्यादा। तो जब आप 2 बच्चों की बात करेंगे तो बाकी आप ये काम कैसे करेंगे? यानी कि आप उस संस्कृति को हम एक कानून के जरिए बना करके केवल हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि 2 बच्चे होने चाहिए, हम 2 संस्कृतियों का रिश्ता समाप्त कर रहे हैं, उनके जीवन को हम रोक रहे हैं। अब वो क्या मजदूर लगाएंगे क्या? आप नट में देखिए, जब नट रस्सी के ऊपर जो चलता है, एक आप कभी भी देखिएगा जहां पर कीले वो लगाते हैं जमीन में, वहां एक आदमी रहता है बैलेंस को देखने के लिए कि अगर रस्सी का बैलेंस वो दूर जो कील लगी है वहां से, तो वहां एक आदमी घूमता रहेगा, वो ये देखने के लिए अगर कीला थोड़ा सा भी हिला तो वो रहता है, उसको वापस ठोक करके अंदर डाल देगा। एक ढपली बजाएगा, एक अभी ये मार्केट के हिसाब से बोलने या गाने लगे हैं तो बैठ के गाए बजाएगा। आप उनकी टीम में देखिए कि क्या एक भी व्यक्ति को अगर वहां से निकाल दें तो वो काम कर सकता है क्या? भाट के अंदर जो महिला है एक ड्रेस को पूरा तैयार करेगी, जो कठपुतली गढ़ते हैं, एक उसका श्रृंगार का देखेगा, उसको गढ़ने वाले अलग रहेंगे, जो दरबार लगाएंगे दरबार में नचाने वाला अलग रहेगा, जो सिटी से जो पूरी कथा गाएगा रात भर वो अलग रहेगा, उनके सदस्यों को जोड़ी। तो जो नीति का जो मैं बताना चाहता हूं कि जो एक दृष्टि है, उन समाजों को हम किताबों के जरिए कैसे देखते हैं। किताबों के जरिए तो 2 बच्चे हो गए उसके, कि 2 बच्चों के लिए आप करिए, लेकिन जब उनके जीवन को, उनकी संस्कृति को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये निहायत ही बकवास बात। दूसरी हम नीति लेके आए, शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति। सरकार से हमें किसी से कोई वो नहीं, लेकिन उसमें घुमंतुओं के लेके आए, हम केवल इस पक्ष पे बात कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति यह नहीं कह पाती है कि घुमंतु समाज के लोग अपने बच्चों को 30 साल तक नहीं पढ़ा सकते हैं। जो एनजीओ वाले लोग हैं, मुझे उनसे इसीलिए ज्यादा नफरत रहती है कि वो लोग सीधा मुंह उठा करके, उनको समझा नहीं, जाकर के यही बोलेगा, ओहो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, इनको स्कूल में भेजो। और जैसे ही आप ये बात करने लगे ना, आप सोच लें कि इस आदमी को अभी एबीसीडी भी नहीं इसके दिमाग में। दूसरा आएगा, हमने वहां पर लाइब्रेरी खोल दी, उसको ये नहीं पता कि तेरी लाइब्रेरी से ज्यादा बुद्धि उसके पास है पहले से मौजूद। तू पहले उसको समझ ले, उसके बाद ये सोच कि तुझे लाइब्रेरी खोलनी भी है कि नहीं खोलनी है, या कहां पर असल जरूरत है लाइब्रेरी की। वो गाड़िया लुहार का बच्चा, भोपा का बच्चा, नटकई कालबेलिया महिलाएं काम कर रही हैं, उसमें जाके देखिए बच्चे कैसे सीखते हैं। वो जब 8 से 10 साल का बच्चा होता है तो 8 से 10 साल का होते होते वो अपना काम करना शुरू कर देता है। हमारे समाज के अंदर, हमारे समाज उससे अलग नहीं है, लेकिन एक अंतर के लिए मैं आपको बता रहा हूं। हम 30 साल तक या 25 साल तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद नौकरी का सोचते हैं कि अब नौकरी करना, मिले ना मिले, भले बाद में प्राइवेट में कहीं पर भी धक्के खाए, वो उम्मीद कर सकते हैं कि 30 साल तक वो डेरे वाले, वो कालबे लिए बैठे, वो 30 साल तक अपने बच्चों को पढ़ाएगा। और जब 30 साल तक नहीं पढ़ाया तो नौकरी के लिए नहीं है। अगर उसने 5वीं 7वीं क्लास पढ़ा दी, अब वो घर का रहा ना घाट का, ना तो घर का काम सीखा ना बाहर वाले में ट्रेंड हुआ, तो भिखारी बनेगा, भीख मांगेगा, उसके पास कोई चारा नहीं, या बेलदारी करे। इसलिए मैं कभी भी, लोग कई बार मुझे बोलते हैं कि आप ये क्यों शिक्षा की बात नहीं करते हैं। मैंने आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर के ये नहीं बोला कि घुमंतु समाज के बच्चों के लिए स्कूल होने चाहिए या उनको स्कूल में आप भेजिए, क्योंकि उनके स्कूल इस तरीके से नहीं चल सकते हैं। इस शिक्षा नीति के आधार पे आप उनको शिक्षा नहीं दे सकते हैं। अगर शिक्षा देंगे तो आप उनको भिखारी बनाएंगे, भिखमंगा बनाएंगे। उनके लिए अलग तरीके के स्कूल होने चाहिए। लेकिन जो हमारे यहाँ बोर्ड भी ऐसा ही बनता है, ऐसा ही आदमी बैठता है जिसका उससे कोई दूर दूर तक नाता नहीं। अगर उस पर अध्ययन होता तो भी अध्ययन करने वाला ऐसा व्यक्ति जिससे दूर दूर तक नाता नहीं, क्योंकि स्कूल में कभी उसके ऊपर कोई चैप्टर लिखा नहीं गया, ना 11th 12th में कुछ, ना कॉलेज में कुछ। सडनली मुंह उठाता है, पता चलता है कि पीएचडी करना है, देख टॉपिक क्या करे, ओहो कालबेलिया कर लो। वो गाइड महामूर्ख जो उसको गाइड देने जाता है। मैं इतनी यूनिवर्सिटियां देखी, मैं इन लोगों का नाम इसलिए लिया कि मेरा सौभाग्य रहा उन लोगों के साथ रहना या समझना। बाकी आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे तो वही गोबर भरा हुआ है उसके अंदर। जैसे आप बात करेंगे, जब इन मुद्दों पे बात करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि उसकी समझ दरअसल कितनी बनाई उसने अपनी, उन लोगों के साथ कितना रहा, बाहर उसने बाहर बैठ करके क्या देखा उन समाजों को। यही इन बोर्डों ने हालत करी, घुमंतु बोर्डों ने उन लोगों को बिल्कुल अलग धकेल दिया, काम कुछ किया नहीं, उनके पास सूची आपको नहीं मिलेगी।
जितने बोर्ड हैं आप उनको ये देखिए कि रिसर्च के नाम पे उनके पास कितना फंड आया, क्या उन्होंने 1 रुपया भी लगाया। मैं केवल यहां के बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, यही हालत हरियाणा के बोर्ड की है, राजस्थान में तो बोर्ड ही नहीं है, यूपी बिहार की हालत देखिए आप। तो जिनको उनको बनाया, उन समाजों के बारे में उनके हुनर को बचाना है, उसके ज्ञान को बचाना की जिम्मेवारी दी गई है, उनको दरअसल खुद नहीं पता कि वो लोग कौन है घुमंतु। ये रिकमेंडेशन जानी चाहिए थी। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जो सेक्रेटरी वहां बैठा है जिसको पॉलिसी बनानी है एजुकेशन की, वो घुमंतु का भी एक्सपर्ट होगा, ट्राइबल का भी एक्सपर्ट होगा, हर चीज का एक्सपर्ट होगा। इन बोर्डों की, इन यूनिवर्सिटीज की, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये जिम्मेवारी थी कि आप ये रिकमेंडेशन देंगे कि उनके लिए खास क्या होगा उसके अंदर। लेकिन क्या इन लोगों ने 1 टके की इंफॉर्मेशन दी क्या? आप उन यूनिवर्सिटियों को डॉक्यूमेंटेशन उठा के देख लीजिए। साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज के अंदर एक रिसर्च चल रही है, मैं पारे जी से इसी मामले में बात कर रहा था, मेरे पास फोन आया कि हम बहरूपियों के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हैं। मैं खुश हुआ कि अच्छा काम चल रहा है साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज में। मैंने कहा कि सर बिल्कुल आप भेजिए, मैं तो खुद एक रिसर्च स्कॉलर हूं तो मुझे अच्छा लगेगा, और आप पूछ रहे हैं तो मेरे को भी आपसे सीखने का बहुत मौका मिलेगा। तो बोले कि मेरी रिसर्च जो एसोसिएट मेरे साथ काम कर रही है वो आपसे बात करेगी। मैंने कहा ठीक है सर। उसका फोन आया तो पूछने लगी, तो मैंने सोचा शायद ये शहर की है, तो मैंने पहले पूछा तुम हिंदुस्तान की हो या बाकी किसी दूसरे देश की तो नहीं हो, हिंदी तो अच्छा बोल रही हो, क्योंकि 7 देशों की ये यूनिवर्सिटी। तो उसने कहा कि नहीं नहीं सर मैं तो यहीं की हूँ, दिल्ली की। तो मैंने कहा कि अच्छी बात है। तो मैंने बातचीत के अंदर जब समाप्त होने लगी तो मैंने कहा कि मुझे कुछ डाउट सा रहा कि वो इसका कोई भी थियोरेटिकल पार्ट पे या कुछ भी इसका ठीक नहीं है। तो उसने कहा मैं तो पॉलिटिकल साइंस में जेएनयू के अंदर हूं, वहां से पीएचडी कर रही हूं, मैं तो एक थोड़ा सा पैसा दूसरी जगह से आ जाए इस वजह से मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन कर रही हूं। तो मैंने तुरंत उस व्यक्ति को दोबारा फोन लगाया, उस महानुभाव को जिसने मेरे को यह कहा था कि आप डॉक्यूमेंटेशन करवाइएगा, आप उन बहरूपियों काम देखिए। तो मैंने कहा कि सर आप क्या इससे निकाल रहे हैं इनसे करके, उसको एबीसीडी नहीं पता उन घुमंतुओं की, आप 7 इंटरव्यू करवा करके क्या करेंगे? और वो बजट कितना है? 32 लाख रुपए, केवल बहरूपियों को इंटरव्यू करना है उसका। ये फर्जीवाड़ा होता है और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का बहुत नाम है। उससे बड़ी जो फर्जीवाड़ा चल रहा है वो अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर। तो बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज की तो बात ही नहीं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में महेंद्रगढ़ में जो उस विषय का जो एक्सपर्ट बैठा है जिसको पीएचडी करवा रहा है वो पॉलिटिकल साइंस का है, वो सोशियोलॉजी की पीएचडी करवा रहा है वहां बैठे, और वो सोशियोलॉजी वाला है वो अपना काम कर रहा है नटों के ऊपर। अब ये देखिए विडंबना उनकी हालत, नट पे काम कर रहा है, काम हो रहा है सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में, और जो बॉस है जिसके अंडर में काम हो वो पॉलिटिकल साइंस का है वहां पर, और वो चल रहा है अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ में। आप जरा उसको खोजिएगा उसके अंदर। तो इनकी वजह से जिन लोगों को वो रिकमेंडेशन वहां देनी चाहिए, जिनको काम था, ये काम हुआ। यही मध्य प्रदेश की हालत है, कहीं पर भी ठीक नहीं। आप भले ही मेरे को नकारात्मक बोल सकते हैं, और शायद कुछ लोगों का रहे कि जैसे पिछली बार भी कुछ लोगों ने कॉन्फ्रेंस से जाने के बाद होटल में 2-2 बजे तक मेरा रूम बजा बजा करके कि आपने हमारी यूनिवर्सिटीज पे क्यों बोला, दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्यों नाम लिया। तो आप एक तो फर्जीवाड़ा करें और हम ये कहें भी ना कि आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फर्जीवाड़ा किया, या आप लोग हाथ कूड़े में फेंक दीजिए इन पेपरों को, क्योंकि आपकी वजह से वो सारा जो निचोड़ निकलता है वो घुमंतु समाजों के ऊपर जाकर के पड़ता है। उस गाडरिया को बिना समझे आपने कहा कि इनको रोक दो, इसने तो पूरे पर्यावरण का सत्यानाश कर दिया, इनके पशुओं ने पेड़ पौधों को खा डाला, और इकोलॉजी के अंदर रिपोर्ट बना करके दी उसके अंदर। लेकिन उन बेवकूफों को यह समझ में नहीं आया कि जब वो गाडरिया चलता है और वो भेड़ बकरियों को लेके चलता है तो जो पूरी मिट्टी को रिचार्ज करता है वो गाडरिया करता है, दूसरा कोई नहीं करता है। और वो मिट्टी को जीवन को बनाता है, वो केवल मिट्टी में उत्पादकता ही नहीं लेके आता, उसके जीवन को दोबारा से जिंदा करता है मिट्टी को। एक खेत में बिठाया, बदले में उसको कुछ खेत वाले ने दिया या नहीं दिया, फिर अगले खेत में बिठाया, और वो एक जगह पे एक दिन से ज्यादा भेड़ बकरियों को नहीं चराता है। यही हालत ऊँटों वालों के साथ हुई, बोले पूरे पेड़ को खा जाता है। अगर आप इल्से कोलर रोबसन का पूरा अध्ययन पढ़ेंगे तो आप ये समझ पाएंगे ऊंट कभी भी एक पेड़ पे 2-4 से ज्यादा मुंह नहीं मारता है। और वो तो वेटनरी डॉक्टर हैं तो उन्होंने तो अच्छा अध्ययन करके पूरा बताया, लेकिन फिर भी जो बैठा है संस्था के अंदर उसने खुद तो काम किया नहीं, कहीं से देख लिया। ये मैं गवर्नमेंट संस्थाओं की रिपोर्ट बता रहा हूं कि वो रिपोर्ट के अंदर उन्होंने ऐसा लिखा। तो जैसे रिपोर्ट वो सेक्रेटरी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ठीक है इसको बैन कर दो कि डांग एरिया के अंदर ऊंट या भेड़ बकरियां नहीं आनी चाहिए।
उनको ये पता नहीं चला कि जो अरावली पूरी रेंज है उसके ऊपर एक धाऊ पेड़ है, और धाऊ पेड़ पहले एक झाड़ी नुमा पेड़ रहता है, वो 2 साल तक झाड़ी रहती है, लोग बोलते तो झाड़ी है कोई काम की नहीं, उसके बाद वो क्रीपर बनता है और 8 साल के बाद वो पूरा पेड़ बन जाता है इरेक्ट होकर के। ये अकेला पेड़ है वो अरावली के ऊपर। उस धाऊ पेड़ का, उसको धाऊ पेड़ को फैलाने में, उस धाऊ पेड़ को बचाने में और उस अरावली को सहेजने में सबसे बड़ा रोल है तो इन पशुचारकों का है। अगर आपको समय लगे और पढ़ने के इच्छुक हो तो स्क्रॉल के ऊपर मेरी कई रिपोर्ट हैं इन पशुचारकों को लेकर के अलग अलग चीजों पे, तो आप इस पक्ष पे अगर पढ़ेंगे तो आप इस इकोलॉजी का और कल्चर का और नोमैड्स के रिश्ते को समझ पाएंगे कि कैसे उन्होंने इसको बनाया और बदले में उन्होंने इनको क्या दिया। तो इस तरीके से एकेडमिक जगत ने, हमारे विभिन्न जो ये बोर्ड बनाए गए, इन बोर्डों ने, या जो रिसर्च के नाम पे जो रहा, इन अध्ययनों ने, एक तो हुआ नहीं और हुआ वो बहुत दोयम दर्जे का रहा, इन्होंने उसको लगातार पीछे धकेला इन समाजों को लेकर। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इनके ना होने से वो समाज तो कुछ खोए या ना खोए, वो तो आज जाए या 5 साल के बाद जाए, लेकिन हम कितना कुछ खोएंगे ये हमें अपने आप से सोचना पड़ेगा। भोपा समाप्त हो जाएगा ठीक है, लेकिन उस भोपे में जितनी लाखों संभावनाएं, कल पारे जी हम इसी पे कुछ चर्चा कर रहे थे कि जो फड़ पूरी बनाई उसने 24 मीटर के कपड़े पे, स्कूलों में ये हो सकता है कि उस 24 मीटर के पूरे कपड़े के ऊपर जैसे वो पिक्चर बनाता है, उसके बाद वो अनपढ़ लोग हैं उस पर गीत बनाते हैं, उसको याद करते हैं, उसको गाते हैं, सुनाते हैं, नाचते हैं, रावण हत्था बजाते हैं। अगर फ्रीडम मूवमेंट की स्टोरी उसके ऊपर आ सकती है, उसके ऊपर आप संविधान को डिपिक्ट कर सकते हैं, तो संभावना आप उसको कहां पर उपयोग कर सकते हैं। भाटों ने जब लोग सेना में नहीं जाते थे तो सरकार के उस दौरान लोगों ने कहा, उन युद्धों के दौरान, कि भाई क्या आप कुछ कर सकते हैं कि लोग उत्साहित होकर के सेना में जाएं, मिलिट्री में। अगर आप 60-70 का दशक देखेंगे और पुराने लोगों से बात करेंगे तो लोग बताएंगे, गांव वाले, कि फौज वाले लोग आते थे कि भाई मिलिट्री में भेज दो, लेकिन हम मना करते थे कि भाई मिलिट्री में नहीं जाना है, घर में कुछ भी कर लेगा, सेना में नहीं जाएगा। उस दौरान भाटों ने गीत बनाए और भाटों को जिम्मेदारी दी गई कि आप गांव में जाके काम करें। अगर आप 60-70 के दशक के गीत उनके सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा उनका मॉडर्न कैसे उन्होंने मेक किया था, कैसे उन्होंने पूरी कल्चर को शेप किया। तो ये जो संभावनाएं अलग अलग समाज की हैं, भोपों की हो, भाटों की हो, नटों की हो, बहरूपियों की हो, लोगों को ये समझ में आता है कि भांड एक है या बहरूपिया अलग है, कि दोनों एक है, और वो उसके ऊपर एक्सपर्ट बन जाते हैं, बोर्डों में भी चले जाते हैं और वहां उनके एडवाइजर भी बन जाते हैं। लेकिन उनको बेसिक ये समझ में नहीं आता कि 10 साल आप उनके लिए बड़े बड़े पदों पे रह लीजिए, सुरमा किसका है, और आप उनके हितैषी बनते हैं उस समाज को लेकर के। आप 10 साल बोर्ड में रह गए सेंटर में और आपको ये पता नहीं कि ये है कौन, समाज है क्या है, तो इससे आप समझ पाएंगे कि उन्होंने काम क्या किया था, कैसे वो वहां पहुंचे और आगे क्या करेंगे उसके लिए। तो खैर ये तो बातचीत का दौर है, मैंने केवल प्रयास ये किया कि इसके अंदर हम किताबों का और किताबों से बाहर के समय को हम समझ पाएं। शायद मुझे लगता है कि मुझे जो समय दिया गया था वो हो रहा है समय उसमें, तो मैं केवल 1-2 बिंदु जो मेरे समझ में, जो मैंने इनको रहता हुआ समझा और जो हमने बनाया, जो तीसरा पक्ष है मेरी बातचीत का, वो पक्ष है कि कुछ समय पहले एक बातचीत थी सुजन मैम के साथ में। वो एंथ्रोपोलॉजी में है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है और प्रोफेसर एमरेटस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। क्योंकि मैंने हाइडेलबर्ग के साथ, कैम्ब्रिज में भी उनके साथ काम करने के लिए मैंने प्रपोजल लिखा, देवी जी ने, राम सर ने मेरे रेफरी रहे, तो उन्होंने कहा कि आप ये डॉक्टरेट यहाँ से कर लीजिए, पोस्ट डॉक्टरेट मेरे साथ आप कर सकते हैं और एमरेटस को लेने का उनके पास है ऑप्शन। तो मैंने कहा कि मैम आपके साथ काम करने का जो मेन मकसद है कि क्या, मेरे जो दिमाग में आइडिया है कि क्या हम इन समाजों के लिए, जैसे एक आपने ट्राइबल का म्यूजियम ये दिया, जो ये अलग अलग तरह के ज्ञान है, ये ज्ञान कैसे बचेंगे? केवल किताब लिख देने से बच जाएंगे? नहीं बचेंगे वो। क्या केवल कुछ कानून बना देने से बचेंगे? बिल्कुल बकवास, कुछ नहीं होगा उनसे। एकेडमिक जगत में रिसर्च हो जाए तो कुछ बचेगा? कुछ नहीं होना उससे। क्या होना चाहिए उसके लिए? तो पहला हमने ये तय किया, वो थे विलियम सर थे, गणेश देवी जी, शेखर जी, सब लोगों के साथ में। तो उससे बात जो लास्ट में निचोड़ निकला कि एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पर उस ज्ञान को जी सके वो लोग,
क्योंकि केवल किताबों में लिखने से भी वो नहीं बचेगा, जब तक वो परफॉर्म करेंगे तभी तक वो बचेगा। तो इसके लिए क्या हो कि एक ऐसा पॉइंट बने, उस पॉइंट के जरिए उस ज्ञान का स्थानांतरण भी हो, अगली पीढ़ी में ट्रांसफर भी हो, और वो बनता हुआ दिखे। जैसे लिविंग म्यूजियम होता है कि आपको कोई सामान बनता हुआ दिखे, ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए। तो जितने इन्हीं के पुराने लोग हैं, इन्हीं के नए बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। दूसरे समाज से आए वो अच्छी बात है, लेकिन उसी समाज के अंदर उस बच्चे को ट्रेनिंग दी जाए जैसे। और वो मॉडर्न सिस्टम से कितना जुड़ेगा। अपने यहां जितनी एंटी वेनम सिरम बनती पूरे भारत में, जहां जहां आप देखते हैं, वो सिरम हॉपकिंस इंस्टीट्यूट बनाता है इरूला ट्राइब्स के साथ मिलकर के तमिलनाडु से, और वहां से वो सप्लाई होती है हिंदुस्तान के दूसरे कोनों में। और इरूला क्या करते हैं, इरूला स्नेक कैचर्स हैं, वो सांप पकड़ते हैं, वेनम एक्सट्रैक्ट करते हैं और सांप को वापस जंगल में छोड़ देते हैं। उस जहर को जो हॉपकिंस इंस्टीट्यूट है उससे वो एंटी वेनम सिरम तैयार करता है, और उस एंटी वेनम सिरम को हिंदुस्तान के सभी जगह भेजता है। प्राइवेट जो कंपनियां हैं इसलिए नहीं आती क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड इस तौर पे कि उस पर 5,500 से 6,000 की एक वायल आती है, तो कंपनियों को उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, तो दूसरी कंपनियां उसमें नहीं आती, उसी में आती है जिसमें काम कम करना पड़े, प्रॉफिट ज़्यादा हो। लेकिन उसके साथ एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि अगर जैसे कोबरा, क्रेत, वाइपर, 3 जो अपने यहाँ स्पीसीज हैं जिनके काटने से ज़्यादा लोग की डेथ होती है। किंग कोबरा है, वो तो केवल आपके केरल साइड पे यहीं पर है, वो भी कोबरा का ही इको हो गया। तो इनकी जो एंटीवेनम सिरम है वो वहां से बन रही है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कोबरा, क्रेत या वाइपर तमिलनाडु का है, उसके जहर से वो बन गई एंटीवेनम सिरम। किसी कोबरा, वाइपर या क्रेत मध्य प्रदेश के सांप ने काट लिया किसी व्यक्ति को, कोबरा ने ही काट लिया, अब एंटीवेनम सिरम बनी हुई है वहां के कोबरा की, तमिलनाडु स्पीसीज एक ही रही कोबरा, लेकिन उसका इफेक्ट आने तक 40 से 50 वायल आपको देना पड़ता है उस मरीज को, ऐसे वाइपर में, ऐसे क्रेत में। लेकिन अगर वो एंटीवेनम सिरम यहां की रहे, यहीं की कोबरा की हो, यानी कि रीजनल ज्योग्राफी का कितना प्रभाव है, यहीं के वाइपर की या क्रेत की हो, तो वो 2 से 3 वायल में काम कर देती है। कॉस्ट कितना बचा? 20 गुना कम। इफेक्टिवनेस कितनी रही? आपने जिंदगियां कितनी बचाई? हर साल डेटा है, मैंने एक पूरी डिटेल रिपोर्ट भी इसके ऊपर लिखी थी। हर साल का डेटा है एम्स का या बाकी आप उठाएं, हर साल 50 से 60 हजार लोग सांप के काटने से मरते हैं, और उसका 80% मरते हैं जून से सितंबर, जब बारिश में सांप बाहर निकलते हैं। हमने ये कहा कि जो काम इरूला वहां पर कर रहा है, ये काम कालबेलिया लोग कर सकते हैं। उनको भी केवल क्या करना है, सांप को पकड़ना है, जहर एक्सट्रैक्ट करना है, उसको वापस छोड़ना है। उस जहर का आप एंटीवेनम सिरम यहाँ बनाइए, आपकी मेडिकल कॉलेज बनाए, आपके यहाँ दूसरे हॉस्पिटल बनाए, वो हॉपकिंस हो या कोई भी हो सकता है, वो जो आपको ठीक लगे। इससे आप लोगों को भी बचाएंगे, उनका जीवन भी बचाएंगे, खर्चे से भी बचेंगे, उन लोगों को रोजगार भी रहेगा और वो ज्ञान भी बचेगा। सबसे बड़ा कि उसका सांप की जो उसके पास जो अनुभव है, जो उसका ज्ञान है, जो जहर का ज्ञान है उसका, वो उससे सहेजा जाएगा। ऐसे ही मिट्टी से जुड़े हुए समाज हैं, पानी से जुड़े हुए समाज हैं। जो मैंने आपको रोडोमल का उदाहरण दिया, वो दूसरे लॉकडाउन में रोडोमल गुजर गया। वो अंतिम व्यक्ति था जिसको बावड़ी की या पानी की समझ थी। मैंने जब रोडोमल से, और मैं रोडोमल के लिए तो पिछले 5 साल से लिख रहा था लगातार, अलग अलग सरकारों को, अलग अलग जो ये बोर्ड, फालतू फर्जी बोर्ड बनते हैं गुमंतु बोर्ड के नाम से, और उनके जो हितैषी रहते हैं, मुझे इनसे बहुत घृणा होती है, क्योंकि काम कख वो करते नहीं है, केवल पूरी पॉलिटिक्स चलती हो, केवल 1 टके का काम नहीं। एक घुमंतु बोर्ड बता दे कि 1 टके का काम किया है, 1 टके का काम नहीं। तो मैंने सब बोर्डों को लिखा कि भाई ये रोडोमल है, ये अकेला व्यक्ति है हिंदुस्तान का जिसको बावड़ी बनाने की समझ है। उसने कहा 3 औंस पे बावड़ी बनती है, उसका पैमाना है 3 औंस। मुझे नहीं पता औंस क्या होता है, उनका पैमाना उन बंजारों का। अब हिंदुस्तान में कोई दूसरा आदमी नहीं है जो बावड़ी को कर पाए। मैंने कहा क्या तुमने कभी बावड़ी बनाई? बोले बनाई नहीं ना, हमारे बाप दादा बनाते, तो मुझे पता मैं बना सकता हूँ, 3 औंस पे बावड़ी बनेगी। वो पानी का सारा काम करता था, टांके बनाना, रोक खोदना। तो अब वो आदमी नहीं है इस दुनिया में। तो आपका जो हजारों सालों का ज्ञान था उस बावड़ी बनाने का, वो कैसे आया था, कैसे निकला होगा वो ज्ञान, वो उस रोडोमल के साथ चला गया।
तो ऐसे ही जो सुरमा आप जो देख रहे हैं, जो अभी कालबेलिया का अभी यहाँ आपके सामने जो तमाम उनके अलग अलग हुनर को आपके सामने रख रहे हैं, और भला वो आदिवासी संग्रहालय का, पारे जी का और मिश्रा जी का, जिन्होंने उस इनिशिएटिव को उठाया, कायदे से ये काम उन घुमंतु बोर्डों का या उनका था, लेकिन उन्होंने इसके अंदर कुछ नहीं किया। जिसका काम नहीं था उसने, क्योंकि उसको काम करना था, उसको वो संवेदना थी कि उन जीवन को बचाना है, हमें उस ज्ञान को, उस सदियों को सहेजना है, इसलिए उन्होंने किया। ये एक छोटा सा प्रयास दिख सकता है कि इसमें इतने समाज की महिलाओं को रोजगार मिला, इतना मिला, लेकिन ये नहीं देख रहे कि लाखों लोगों की उम्मीद उसके अंदर है, लाखों लोगों की संभावनाएं दे दी। ये समझ में आएगा आज से 20 साल बाद या 30 साल बाद कि ये क्या इनिशिएटिव किया गया। सुभाष कश्यप अक्सर इस बात को बोलते हैं, और मैं उनके साथ कई साल तक रहा हूं, और अभी भी वो जुड़े हुए हैं। अभी उनकी उम्र 90 साल हो गई। मैंने उनसे पूछा कि आप ये इतनी किताबें संविधान पे हर 2-4 साल में एक किताब लिख देते हैं, अलग अलग संविधान के भागों पे, 30 से ज्यादा आपने किताब लिख दी, और सारी एक से बढ़ के एक, आपको कुछ क्यों लिखते हैं, कितना लोग पढ़ते होंगे? तो वही जो बिल्कुल धीरे से बोलते हैं, बोले कि भभूति कोई रहे थे किसी समय, बोले वो ऐसे लिखते थे। उनको किसी ने पूछा कि आप इतना लिखते हैं, कोई पढ़ता तो है ही नहीं। बोले कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं इस उम्मीद में लिखता हूं कि कभी तो कोई तो होगा जो मेरे लिखे को पढ़ेगा, मैं इस उम्मीद में लिख रहा हूं। तो ये जो उम्मीद है कि आप 20 साल के बाद या 30 साल के बाद जो आज देख रहे हैं आप इस इनिशिएटिव को, जो कालबेलिया को है, और अगर समय रहा और परिस्थितियां सही रही तो मध्य प्रदेश के जो जितने भी घुमक्कड़ समाज है उनके साथ में आपको ऐसा ही काम देखने को मिलेगा। अगर पारे जी रहे और मिश्रा जी रहे और ये आदिवासी संग्रहालय रहा, तो मुझे लगता है कि यही सारी चीजें अब दूसरे समाजों के साथ देख पाएंगे। तो इसी तरह का एक इनिशिएटिव राजस्थान के पुष्कर में शुरुआत हुई है, और पुष्कर के अंदर वही जो मैंने अभी आपको एकेडमिक्स का सारे लोगों को बताया, एक इसी तरह का सेंटर जहां पर वही उसी समाज के पुराने लोग अपने काम को परफॉर्म करेंगे। वो स्कूल भी है उनका, वो नॉलेज सेंटर है, नोमैडिक नॉलेज सेंटर। वो खुद परफॉर्म करेंगे, उनके बच्चे सीखेंगे, वहाँ कोई दूसरा टीचर नहीं है। आंकड़ा सिखाना बहुत छोटी सी बात है, आंकड़े बड़े नहीं होते हैं, लेकिन उस ज्ञान को, उस हुनर को, उस कौशल को, उस कला को वो लोग खुद परफॉर्म करेंगे। उनका जो नेचुरल अपना एनवायरनमेंट है उसके साथ भी कोई छेड़खानी नहीं करी गई। वैसा ही उसको बनाने का प्रयास है कि जैसे वो तंबू डेरों में जीते हैं, जिस प्रकृति के रिश्ते के साथ वो जीते हैं, वैसा ही उस रिश्ते के साथ रहे। और दूसरा यही प्रयास है कि जो उनका कल्चर सेंटर है पुष्कर मेला, उसको भी दोबारा से जो पहले उनकी परंपरागत होता था वैसे ही भराने का प्रयास किया गया है, कि वैसे उनकी 12 वाली पंचायत हो, वैसे ही सारे यहाँ के तमाम लोग पहुँचे। मुझे मिश्रा जी ने अभी कुछ दिन पहले एक बुक दी थी, बोले मोगियाओं पे लिखी गई। जिस सज्जन ने, महानुभाव ने उस पुस्तक को लिखा, मैंने उस पुस्तक गलती से, अब पता नहीं जीवन ही ऐसा है या मेरे साथ भी यही विडंबना है, मैंने पेज खोला, वो एक पेज खोला कालबेलिया का, तो उसमें शुरुआत में उन्हें लिखा था, बोले कालबेलिया ऐसे लोग अपराधी जाती है जो नज़दीक गांवों से निकलती है तो सांप को उन घरों में छोड़ देती है और रेकी कर लेती है, फिर जाकर के कालबेलिया चोरी कर लेते हैं। और बोले कि ये एकमात्र ऐसी अपराध वाली जाति है जिसकी कोई न्याय पंचायत नहीं है। लेकिन उस मूर्ख को ये नहीं पता कि सारे घुमंतों में सबसे स्ट्रोंग जो न्याय पंचायत है वो कालबेलियों की, जिनका दंड सबसे खतरनाक है। सबसे बड़ी पंचायत जिसकी मारवाड़ में होती है। इनके रिश्ते को आप समझेंगे, सारे घुमंतों की सबसे बड़ी पंचायत मारवाड़ में होगी, क्योंकि मारवाड़ जा रही है हमारी पंचायत। जब उनका फैसला लोकल स्तर पे नहीं होता तो उनका सुप्रीम कोर्ट मारवाड़ है। आप यहाँ के कुछ बंदों से, आप मध्य प्रदेश के कुछ बंदों से बात करिए, पहले कहेंगे हम देवास जाते हैं, फिर कहेंगे उज्जैन जाते हैं, फिर फाइनल कहेंगे जब यहाँ से फैसला नहीं होता या तो हम पुष्कर जाते हैं या मारवाड़ जाते हैं। दिल्ली वाले लोग भी वहीं पर ही आते हैं। कुछ कुछ चेंज कर रहे हैं वो लोग अपना दूसरी जगह पंचायत करने का, लेकिन अंतिम पंचायत उनकी मारवाड़ है। तो मैं अपने शब्दों को यहीं बीच में रोकता हूँ, क्योंकि फिर बाद में मुझे लगता है कुछ बातचीत का भी सिलसिला रहेगा, दौर रहेगा। तो आपने इतना तसल्ली से सुना, और आप सभी इतनी बड़ी संख्या में बारिश के समय यहाँ मौजूद रहे, आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं।
आप घुमंतु समुदाय का चलता फिरता विश्वविद्यालय शिक्षा केंद्र है। इतने विषयों को आपने छुआ, या कहें कि एक एक पल में इतने गहराई में आप गए कि मैं सोच रही थी कि कहीं से आपके उद्बोधन को उठाकर और संकलित करके कुछ बोलूँगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं उस लायक हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे अपने घुमंतु समुदाय से हमको इतना अच्छे से परिचित कराया। मैं सभी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपका उद्बोधन में इतनी चीज़ें थी कि क्या कहूँ, पर हमारे बीच में से कहीं से भी कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो आपके प्रश्न, आपकी जिज्ञासा आमंत्रित है। आप डॉक्टर शर्मा से पूछ सकते हैं। जी, आपका परिचय देते हुए बोलें। मेरा नाम सुमित नायक है। मैं अभी ग्रेजुएशन कर चुका हूँ बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से, और अब सोशियोलॉजी से एमए कर रहा हूँ। तो सर, मेरा ये सवाल है कि पैलियोलिथिक में जैसे कि सभी लोग एक नोमैडिक ही थे, इधर से उधर रहते थे, कभी भीमबेटका तो कभी दूसरी जगह, कभी बाघ की गुफाओं में। मीजोलिथिक में भी ये हम सबका सिलसिला चलता रहा, इधर से उधर। लेकिन क्या हुआ कि इसके बाद जो नियोलिथिक एज है उसमें एक बड़ी जनजाति और एक हम सभी लोग स्थायी हो गए, लेकिन इनका जो सिलसिला था वो इधर से उधर जाने का ही बना रहा, जिससे इनका नाम घुमंतु पड़ा। तो सर, क्या कारण रहा कि ये स्थायी नहीं हो पाए ये जनजाति, जबकि न्यूलिथिक में हम सभी लोग स्थायी हो गए, हमने सभी अपनी एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन, उस एनिमल हस्बेंड्री का कर लिया था अच्छे से, लेकिन इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये स्थायी नहीं हो पाए, और जिससे आज तक ये समस्याएं जूझ रहे हैं। और दूसरी बात सर, इनके ऊपर रेलवे का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है कि रेलवे की वजह से जब मुग़ल एरा में इनका काफ़ी ज़्यादा वैल्यू थी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रसद के लिए आना जाना रहता था, तो हम उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो सर, ये दो ही सवाल हैं हमारे, और इसका कृपया करके मुझे आप प्लीज़ आप बैठ के, आप में से किसी और की कोई जिज्ञासा हो तो डॉक्टर शर्मा चाहते हैं कि पहले सभी सवाल आ जाएं, जिज्ञासाएं आ जाएं, फिर वे एक साथ आकर जवाब देंगे। थैंक यू। मेरा नाम नम्रता है, मैं एक ट्रैवलर हूँ। शर्मा जी का पहले तो भोपाल में बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्न भी है और आपसे एक सलाह भी चाह रही हूँ, अगर समय हो तो। थोड़े समय पहले भोपाल एक बहुत अच्छे कार्यक्रम का साक्षी बना था, जो था ट्राइबल लिटरेचर फेस्टिवल। वो भी इंडिया में एक फर्स्ट अपने आप में एक इनिशिएटिव था। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मंच पे सभी तरह के जितने भी शोधकर्ता सब थे। मंच पे जो विवाद हुआ वो ये हो गया कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ रिसर्च कर आई थी, उनका ये पक्ष था कि भाई दूसरे कम्युनिटी के लोग हम पे नहीं दिखे, वो नहीं उस शोध को मान रहे थे। और जो शोधकर्ता बड़े लंबे समय से इधर से उधर से आए थे, उन्होंने कहा कि हम आपके बीच में रहकर ही करके आए। तो क्या घुमंतु समाज में भी आपको इस चीज़ को फेस करना पड़ा कभी? क्या वो उनके मन में भी ये प्रश्न है कि नहीं, आप हम पे नहीं लिखिए? और दूसरा ये कि सुन तो लिया आपको, लेकिन मेरा ये सलाह आपसे चाहिए कि क्योंकि मैं ट्रैवलर हूँ, कई बार इन लोगों से हम देखते हैं, और आजकल एक बुरी आदत है फ़ोटो खींचने की, बड़ी जल्दी से हम फ़ोटो खींच, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए यदि अगर हम अब कभी आपको सुनने के बाद हम इनको देखें, तो हम आम जन को क्या करना चाहिए? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। थैंक यू। आपका धन्यवाद। नमस्कार सर, मेरा नाम विधि सिंह है। अभी आपने पूरे उद्बोधन में भी बात कही थी शोधार्थियों के विषय में, तो आपने बताया तो है, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहती हूँ कि जो शोधार्थियों की हमारे यहाँ उदासीनता है, वो रिसर्च तो करते हैं, लेकिन जब रिसर्च पेपर पेश करना होता है तब भी उसके बाद 1-2 पेज का पन्ना लेकर आते हैं वो। और एक चीज़ की विश्वविद्यालयों का है, और
है, फिर याद आ जाए तो बता दीजिए। जी सर, थैंक यू। पहले ये सवाल ले लेते हैं, फिर आपकी जो जिज्ञासाएं और दूसरी रहे हैं, कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो आप जान लीजिए। मैं पहले इन सवालों का इनका जवाब दे देता हूँ, जो 3-4 सवाल थे। देखिए, एक तो उनका सवाल था, पहले मैं इनका सवाल लेता हूँ, फिर आपके सवाल पे आता हूँ। जैसे आप जब शोध करते हैं, जो रिसर्च में आप जाते हैं, मैंने काम क्या किया, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। पहले तो एक रिसर्च गाइड का, इतने लोगों को मैंने नाम इसलिए लिया कि जब मैंने प्रपोजल बनाया, मैं 18 महीने 6 वर्जन प्रपोजल के, रिसर्च प्रपोजल के, एक यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज को लिखें तो वो कहे कि क्या फर्स्ट क्लास प्रपोजल है, बिल्कुल आप इसमें हमारे साथ काम कर सकते हैं। लेकिन मुझे जिस गाइड के साथ काम करना है उसको मैं प्रपोजल दे रहा हूँ, तो बोल रहे कि नहीं, इसको और रिफाइन करना है, 2 डायरेक्शन और मिल जाती है। फिर इन लोगों को भेजा, फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। 18 महीने में 6 वर्जन बने, तब जाकर के विलियम सर ने मेरे प्रपोजल को फाइनल किया। और उस प्रपोजल के अंदर जिनकी मैंने रिकमेंडेशन, जिन पे मैंने काम किया, जिनका फाइनल वर्जन जो आता था, उनमें लोग थे रामचंद्र गुहा, गणेश देवी, शेखर पाठक। वो अपने आप में इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उन लोगों के, प्रोफेसर प्रताप भानु मेहता, महेश रंगराजन, उन लोगों से बैठ करके, येल में प्रोफेसर शिवराम कृष्णन, उसके बाद में प्रपोजल को 6 वर्जन उसको बने। यानी कि काम आपको कितना करना होता है। मेरे से काम किस तरीके से हुआ, मैं जोधपुर था, जोधपुर के अंदर मुझे एक बूढ़ी अम्मा है बंजारन, वो बकरियां चराने चली जाती है सुबह, मुझे उनसे बात करनी है। कैसे बात करूँ उनसे, क्योंकि वो शाम को 6 बजे आती है, उसके बाद उनकी एनर्जी नहीं कि उनको अपने काम करने हैं, मैं उनके जाके सर पे बैठ जाऊँ, मुझे ये बताओ ये बताओ ये बताओ। अब मैं कैसे उनके समय ले सकता हूँ, सुबह 8 बजे वो निकल जाती हैं, आपको बकरी उनके साथ चराना है। तो मैंने सुगनाराम वहाँ पर भोपा है, मैं उन्हीं के साथ मैंने जितना अध्ययन किया, मेरे जो गुरु, असल जो गुरु हैं, वो एकेडमिक गुरु हैं, जो थ्योरी पे बात करते हैं। मेरे जो प्रैक्टिकल जितने बोले, वो जोरानाथ कालबेलिया जो बाहर बैठा है, सुगनाराम भोपा, वो डोकरी, जितने ये बूढ़े बड़के इनके घुमंत होंगे, वो मेरे गुरु हैं। और अधिकांश मेरे जीवन का पिछले अगर 8-10 साल का बताऊं, 90% हिस्सा उनके डेरों में रहा है, उनके साथ। मैं केवल बोलने के लिए, या तो जो स्टेट ये एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी है वहां पर लेक्चर लेने के लिए, या पारे साहब के पास यहाँ भोपाल में आया हूँ। और मैं कहीं की नहीं यूनिवर्सिटी में मेरा कोई विश्वास नहीं है, मैं कभी नहीं जाता हूँ, ना कोई लेक्चर देने, ना कोई सम्मान लेने, ना किसी से कोई बात करने या मिलने, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ठीक इसके बिल्कुल उलट रहा इन सालों के अंदर उन लोगों से, कि कितना उस पर काम रहा। तो मैंने उस महिला से बात करने के लिए सुगनाराम भोपा से कहा कि भाई अपने पास कितनी बकरियां हैं, उनके पास 8 बकरी हैं। मैं उनके साथ 3 दिन तक बकरी चराई, और मुझे उस बंजारन को तो मैंने समझा, वो समझा ही उनकी बातों को। बकरियों का जो मुझे, रेवड़ वालों के साथ मैं बहुत रहा था, लेकिन उनकी खुद की बकरियां थी। अब मैं दूसरी 8 बकरियों को मैं खुद एक चरवाहा बना था, मैंने एक लिखी छोटी सी रिपोर्ट, चरवाहे की डायरी, और उसके अंदर उस सारे एक्सपीरियंस को लिखा। अब जैसे अलग अलग भाषा है, वो उन बकरियों को बोलती है तो बकरियां सारी इकट्ठी हो जाती है, और मैं जब उन 8 बकरियों को कहूं तो दौड़ के नजदीक ही ना आए, वो बिल्कुल दूर दूर। तो उनकी भाषा उसके अंदर से कि कैसे वो उनसे उनका नाता है बकरियों। मैं 8 बकरियों को नहीं पहचान पा रहा हूँ, 1000 बकरियों को उसको पता है कि कौन सी बकरी मेरी, कौन सी नहीं। तो मुझे केवल उससे बात करने के लिए मुझे चरावाहा बनना था उसके साथ में। मैंने बकरियां चराई, मुझे मजदूरों से बात करनी थी। अभी बूंदी की बताता हूं मैं। चौमासे में क्या हो गया है कि चौमासे में आप तंबू डेरा नहीं लगा सकते, बाहर कॉमन जमीन पे कब्जे हो गए हैं। तो वो लोग क्या करें, ऐसे धर्मशाला में ठहरे, लेकिन धर्मशाला में भी पैसे मांगते, उनके पास पैसे नहीं, तो कितने पैसे देंगे। बूंदी में 2 धर्मशाला है, वो 50 रुपए एक दिन का लेती है एक कमरे का। तो अपने परिवार को धर्मशाला में रख लिया, महिला पुरुष दोनों अपना फेरी पे चले गए। किसी को कपड़े टब बाल्टी बेचनी है, किसी को जड़ी बूटियां बेचनी है, लेकिन है ये भी कॉमन, जैसे कॉमन लैंड था, ये भी जो धर्मशाला है वो कॉमन सभी समाज की। तो मुझे उन मजदूरों के अध्ययन करने के लिए वो किस स्थिति के अंदर है वहां पर, उन फेरी वालों पे, कुछ बंदों पे, बागरियों पे, रायकों पे, मैं वहां पर धर्मशाला में मजदूरों के साथ वहां पर रहा। पिछले 20 दिन तक मैं बूंदी में उन धर्मशाला के अंदर। फिर आपको कालबेलियों का अध्ययन करना है तो मैं कालबेलियों को डेरो, यानी कि जब आप अध्ययन का बात कर रहे थे कि अध्ययन कैसे करेंगे, आपने, मैडम ने भी, नर्मदा जी ने भी ये पूछा, तो अगर फितूर नहीं है, उसको जानने की आपके अंदर सनक नहीं है, तो मैं ये कहूंगा कि नोमैड्स का अध्ययन ना करें, ना जाए उनके पीछे।
अगर आप इस स्थिति के लिए तैयार है कि आपको डेरे में नीचे जमीन पे सोना पड़ेगा, अगर आप डेरे में नीचे जमीन पे सोने के लिए तैयार हैं तो आप जाएं। अगर आप खुले में सोच जा सकते हैं तो आप उनके डेरों में जाएं, क्योंकि उनके पास कोई लैट्रिन बाथरूम की सुविधा नहीं है। जो स्कूल खोलने की जब बातें होती हैं तो जो असल पानी की या इनकी बात होनी चाहिए वो कोई बात नहीं करेगा। असल उनकी समस्या ये नहीं, उनकी समस्या उनको पीने का पानी नहीं मिलता। सुबह पहले वो बच्चे बोतल लेकर के पानी बटोरते हैं। वो आप घरों में शहरों में बाहर देखेंगे वो पानी इकट्ठा करते हैं, क्योंकि पानी उनके पास नहीं है। लॉकडाउन में वो किसी घर में भी नहीं जा सकते थे, तो जो कायदे से जो संस्थाओं को काम करना चाहिए था वो पानी तक उपलब्ध नहीं करवाया लॉकडाउन में। मैंने सारे मीडिया हाउसेज में मुझे लगता है पिछले 2 साल में 100 से ज्यादा आर्टिकल लिखे। आज भी पत्रिका में, आउटलुक में, हिंदुस्तान में आप आर्टिकलों को पढ़े, आज 31 अगस्त पे न्यूज लॉन्ड्री पे कि कितने मैंने आर्टिकल उस पर लिखे हैं, केवल कि आज इनका विमुक्ति दिवस है। आपको एक बात ध्यान रख लेनी चाहिए, विमुक्ति इनको 1952 में मिली थी, लेकिन एक दूसरा कानून बना था, हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट, अभ्यस्त अपराधी कानून। वो आज 2021 में लागू है और किसी बोर्ड या सरकार ने उसको नहीं हटाया है। तो ये विडंबना है जिसको आप विमुक्त कह रहे हैं, दरअसल उसकी पहचान आज भी अपराधी की है। जब वो पुलिस में उसको पकड़ के ले जाती है उसकी जमानत नहीं होती है, वो 107-51 की धारा के अंदर भी जेल में बंद रहता है, क्योंकि उसके सर पे आज भी हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट लगा हुआ है। ह्यूमन राइट कमीशन ने 10 बार इन सरकारों को कह दिया कि आप इस कानून को हटाइए। तो जिस विमुक्ति की बात है, दरअसल मैंने उन लेखों में यही लिखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप उनको जरूर पढ़ें कि ये झूठी विमुक्ति की बात है। आपने उसको दिया हुआ है अपराधी का तमगा और आप कह रहे हैं कि हमने इनको विमुक्त कर दिया है। आज भी उसको जब पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में आप जाएंगे, मैं अक्सर बोलता हूँ भाई इसको हटा दो, लेकिन वो बोलते हैं भाई सरकार हटाए तब हम हटाए, हम अपने सिलेबस से कैसे इसको हटाएं। उनको आदतन अपराधियों का कोर्स पढ़ाया जाता है स्टेट के अंदर पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में कि घुमंतु कौन है। तो जब वो अधिकारी बैठता है तो उसको पहले से बताया जाता है कि सबसे ज्यादा क्राइम यही लोग करते हैं। अगर कुछ भी घटना हो तो सबसे पहले कंजरों को उठा करके लाना है, कालबेलियों को उठा के लाना है। तो ये तो 2021 की हालत है। तो ये विमुक्ति की बात करना दरअसल बेईमानी होगी अगर हम सही बात बोले, क्योंकि हमने जन्मजात अपराधी, जहां तक उनके सवाल का प्रश्न की बात थी कि रेल जो चलाई थी, देखिए उनको जन्मजात अपराधी बनाने में कई कारण थे। एक बड़ा कारण ट्रांसपोर्टेशन भी था। जो एंशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था ये हमारे नोमैड्स के पास में था, और अंग्रेजों ने 1853 में जो ट्रेन चलाई, रेल सेवा जो शुरू करी, उसको सफल बनाने तभी तक वो सफल हो सकती थी जब लोग जो एंशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इसको रोक दिया जाए। इसलिए उन्होंने, एक बड़ा कारण ये था क्रिमिनल बनाने का, कई कारण थे, उसमें एक बड़ा कारण ये रहा, अगर उस समय का आप लिटरेचर पढ़ेंगे ना तो लोग ट्रेन में सफर नहीं करते थे कि हमारी संस्कृति समाप्त हो जाएगी, हम दूसरे देश में चले जाएंगे ट्रेन से। इसलिए क्योंकि ये जो घुमंतु थे ये दूसरा देश बोलते थे। उस समय के आप लिटरेचर को अध्ययन करें, क्योंकि उसके साथ उन्होंने कल्चर को बहुत जोड़ा हुआ था। कोई ट्रेन में नहीं बैठता था ट्रेन चलने के बाद, तो उन्होंने कहा कि इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को रोकना पड़ेगा। उस समय की अगर आप नोटशीट पढ़ेंगे अंग्रेजों की, जो वो नोटशीट इंग्लैंड में लिख रहे हैं, वहां भेज रहे हैं, वहां जो आर्काइव में लिख रहे हैं, वो ये बात क्लियर कट लिख रहे हैं कि लोग ट्रेन में क्यों नहीं बैठ रहे हैं। तो लोग ट्रेन में इसलिए नहीं बैठ रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि हम दूसरी संस्कृति में दूसरे देश में चले जाएंगे, और दूसरे देश में जाना वो पाप समझते थे, डरते थे वो दूसरे राज्य में जाना। एक बड़ा कारण था ट्रेन का। दूसरा, जैसे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया था 1829 के अंदर, इनका जीवन जंगल से जुड़ा हुआ था, इस कारण से CTA लेकर आए, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। तो कई कारण थे, उसके अंदर एक रेल सेवा कारण था। एक आपने कहा कि नोमैड्स थे और बाद में हम सेटलर बन गए, वो सेटलर नहीं बने। देखिए सभी की अपनी एक आजीविका का तरीका था। जैसे गाड़िया लोहार थे, तो गाड़िया लोहार केवल राजा के समय ही हथियार नहीं बनाया था, वो लोहे का काम पहले से चला आ रहा है उसका। भाट ने केवल अभी कठपुतली नहीं नचाई थी। अगर आप विक्रमादित्य के समय का भी लिटरेचर को आप उठाएंगे, उनका देखेंगे, तो सिंहासन बत्तीसी की या बाकी जो आप बात पढ़ते हैं, उस सिंहासन के चारों कोनों पे 4 कठपुतलियां हैं। अगर उस समय की आप कहानियां है वो देखेंगे तो आपको ये रेफरेंस मिलता है कि नहीं, भाटों का उस समय वहां मौजूदगी है कि कठपुतली पे वो काम कर रहे हैं। जहां तक बात आज तक की करने की है, उसकी आजीविका चल रही थी, उसने अपने आप को चेंज नहीं किया। नट है तो वो अपना काम करते जा रहा था, भाट है वो अपना काम कर रहा था, गाड़िया लोहार है वो अपना काम कर रहा था। बंजारे आज अपने काम में नहीं है। जैसे ही आपने उनसे उनका ट्रांसपोर्टेशन छीना, आज बंजारे देखिए अब वो दूसरी नौकरियों में चले गए।
तो उनका काम तब तक चला जब तक हमने उनसे उनका काम नहीं छीना। हम यही तो बात कह रहे हैं कि वो हुनर या ज्ञान कैसे समाप्त होगा। जब आप सांप पकड़ने पे रोक लगा देंगे, सांप वो पकड़ पाएगा नहीं, दूसरा उसके पास रोजगार है नहीं, तो भिखारी बनेगा या क्राइम करेगा, तो धीरे धीरे वो क्या होगा, अपनी उस परंपरा से छूटता चला जाएगा। जब तक आपने उसको उसकी उस जीवन में रोजगार आजीविका दी हुई है तभी तक वो उसको परफॉर्म करेगा ना। जब उसको रोजगार उसको मिलेगा ही नहीं उसमें, तब वो परफॉर्म करना बंद करेगा। तो जब तक उसको रोजगार है, तब जब तक उन्होंने समाज को चलाया, ये समाज को चलाने वाले लोग रहे हैं। जब तक आपने उनकी भूमिका को स्वीकारा, वो अपना काम करते रहे। जैसे आपने उनकी भूमिका को रोक दिया कानून बना करके, उन्होंने काम बंद कर दिया। फॉरेस्ट राइट एक्ट आया, अभी एसटी की सूची में नहीं है, एसटी की सूची में नहीं है तो जो आदिवासी है वो जंगल में जा सकता है, उत्पाद ला सकता है। अब वो जंगल में नहीं जा सकता, तो धीरे धीरे अब जड़ी बूटी वाले क्या कर रहे हैं, जड़ी बूटी वाले अपने काम को छोड़ रहे हैं वो। तो उनके जो सदियों पुराने नुस्खे हैं, मुझे नहीं पता सही है कि गलत है, ये काम मेडिसिन वालों का है, उन पर रिसर्च करें जो उनके नुस्खे हैं सही है या गलत है। वो सुरमा बना रहा है, वो रिसर्च करे, एम्स में रिसर्च हुई, उन्होंने कहा कि सही है, तो आपको रिसर्च करके उनको देना चाहिए ना, लाइसेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो नुस्खा जो दे रहा है। लेकिन हमने वही डिग्री आपके पास है तो आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब आप उनसे छीन लेंगे तो वो रुक जाएगा नोमैडिज्म। अंग्रेजों ने यही तो किया था, नोमैडिज्म को इसी वजह से तो रोका था, सबसे बड़ा कारण तो उसका इकोनॉमी था। और कोई सवाल? सर मेरा नाम अतुल मिश्रा है, मैं मूलतः बिहार से हूँ। तो सर हमारे यहाँ हमने ये देखा है कि जो आपने नटों की बात करी, तो हमारे गांव के मतलब बाहर लोग रहते थे, मतलब हमारे गांव वाले, या फिर उनका जो सरनेम था वो भी नट हुआ करता था, मतलब अभी भी है। उनकी मतलब जो रिलीजन है वो उन्होंने इस्लाम को फॉलो कर लिया है। तो सर वो क्या असली में वही नट है या फिर इनका कुछ और मूल है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। मुझे लगता है कि अब इतनी चीजें हैं कि कितना पे बोल पाए। आपने जो रिलीजियस डाइवर्सिटी की बात करी ना, किसी भी घुमंतु समाज में एक रिलीजन में वो कभी नहीं रहे। यहां पर मैं चला, मुझे मुस्लिम का अच्छा लगा, ठीक है, लोग ये मानते हैं, मैंने ये मान लिया, निकाह पढ़ लिया। आगे गया, हिंदुओं का है, अच्छा यहाँ फेरे लेते हैं, फेरे कर लिया। जो कालबेलिए बाहर बैठे हैं, इनके अगर आप नाम देखेंगे, जैसे इनका जोरानाथ है, कालूनाथ है, कालबेलिया है। एक बच्चे का नाम हसीना, एक बच्चे का नाम शेख बहादुर। शेख बहादुर ने मंगनियार से शादी करी, निकाह पढ़ा। हसीना ने दूसरे कालबेलिए से शादी करी, फेरे लिए, एक ही परिवार के अंदर। हिंदू का भी ट्रेडिशन फॉलो किया, मुस्लिम का भी किया। जो निकाह है इनका मैरिज है। शिव के ये भक्त हैं, और नाथों की जो परंपरा है, शिव की पूजा जो होती है मंदिर में, पंडित रहेगा तो पहले हक कालबेलिए करेगा, कालबेलिए पूजा करेगा, वो नाथ ही है, नाथ जी आए। पंडित भी कहेगा नाथ जी आए। कलंदर हैं, उनको अब कहा जा रहा है कि आप मुस्लिम में हैं, कलंदर कभी भी नमाज नहीं पढ़ता है। सारे घुमंतु समाज मदिरा पान, मीट, और जबकि मुस्लिमों में मदिरा पान को इसको ही दृष्टि से देखा जाता है। अब मुस्लिम बोल रहे हैं कि तू गया हुआ है, घिरा हुआ है, अगर तू ये नहीं छोड़ेगा तो हम अपने अंदर तो ये को शामिल नहीं करेंगे, तू 5 बार नमाज पढ़ और तू ये दारू पीना छोड़ दे। वो बोलता भैया हमारा तो सदियों चला रहा, हमने कभी आज तक नमाज सीखी नहीं, कभी पढ़ी नहीं, तो हम अचानक से कैसे नमाज पढ़ना शुरू कर दें? और ये तो हमारा खाने का यही है, जंगल में रहते तो हमारा तो शिकार का है, और हम तो खुद अपनी मदिरा बनाते हैं। क्योंकि उनकी न्यात, जैसे जब कोई मर जाता है तीसरे दिन, उसका न्यात तभी खुलती है। उनका ट्रेडिशन इतना मजबूत है, जब तक वो सब लोग शराब नहीं पीते हैं। तो शराब छोड़ने का मतलब है कि जो मर गया है उनका, वो तो पुरखों में शामिल ही नहीं हो पाएगा। अगर वो यहां पर छोड़ भी दे शराब, तो वहां कैसे छोड़ेंगे तीसरे दिन? तो उन्होंने कहा कि हम तो नहीं छोड़ेंगे शराब। अब बाहर वाले ये बोलते हैं कि ये तो मुस्लिम है क्योंकि निकाह पढ़ रहे हैं। ऐसे ही जो मनकों का काम होता है, शिव का या बाकी पूजा का, वो सारे त्योहार मनाते हैं और शिव की पूजा करते हैं, कलंदर भी। अब आप उसको किस में रखेंगे? ढोंग के कलंदर आप कभी भी जाइए, हिंदू मानेंगे कि मुस्लिम मानेंगे? यही कुछ बंदों का है, यही 11 का है। ये अपने समाज से संपर्क में आने के बाद ये लोग पंडित बुलाने लग गए। कभी भी पंडित नहीं बुलाते अपने शादी में। कालबेलियों की शादी में फेरे नहीं होते हैं, एक दूसरे को फूल पकड़ा देते हैं, वो हो गई उनकी शादी, कोई चक्कर नहीं है। और वो चलन, जैसे मध्य प्रदेश में 2 साल का चलन है, मारवाड़ में 3 साल का चलन है। 3 साल तक लड़के को पहले लड़की के टोले में रखते हैं, उसकी सारा जांच परीक्षण होती है,
उसके बाद जो चलन बोलते हैं कि चलन देख रहे हैं उसका चाल चलन कैसा है, बीन बजा सकता है कि नहीं, शिकार कर सकता है कि नहीं, गधा चरा सकता है कि नहीं, जड़ी बूटियों का ज्ञान है कि नहीं है। उसके बाद में लड़की तय करती है शादी करेगी कि नहीं करेगी। इतने ऊंचे लोग हैं ये, तो कभी भी एक रिलीजन में रहे ही नहीं। अब आप उनको अपनी सुविधा के हिसाब से आप उनको हिंदू बोले, मुस्लिम बोले या कोई तीसरा धर्म का बोले, वो मांगणियार बैठे। आप उनके देखिए जजमान हिंदू हैं, वो मुस्लिम हैं, कभी वो निकाह पढ़ते हैं, कभी फेरे लेते हैं, सुविधा के हिसाब से है उनका, यही उनका रिलीजियस बिलीफ सिस्टम है। तो जो आप नटों की बात कर रहे हैं वो दफनाते हैं, अब उन पे प्रेशर आ गया, आप हिंदू हैं, आपको हिंदू में तभी शामिल करेंगे जब आप जलाने लगेंगे। अब उनके ऊपर दूसरा प्रेशर आ गया है कि आप गंगा के अंदर अपने अस्थियां बहाने जाएं। अब कालबेलिया दबाते हैं, गाड़ियां लोअर दबा देते हैं, वो अस्थियां कहां से लेकर के आए? तो वो चांदी का एक सिक्का लेके आते हैं, उसको गंगा जी में डालने जाते हैं। अभी उनके 2-4 साल से दबाव आया है कि आपको भी अस्थियां अपने पुरखों की गंगा जी में बहानी। लेकिन जब उन्होंने उसको दफना दिया तो अब क्या खोद करके अस्थियां निकाले हैं उसकी? लेकिन दबाव है तो अब चांदी का सिक्का वो लेकर के आते हैं। पिछले 2-4 साल से ही चला है ये। आप अपने मध्य प्रदेश में देखें या राजस्थान में देखें, तो घुमंतु कभी भी एक धर्म में नहीं थे और ना ही वो हैं। हम जबरदस्ती उनको एक धर्म में लाना चाहें, वो अपनी सुविधा के अनुसार हम कर सकते हैं। और कोई सवाल? जी। मैं मोनिका जैन। और आपने जैसे कहा कि एक हमने रोडूमल जो थे उनका एक पूरा ज्ञान था पानी का और उसे हमने खो दिया, और अभी आपके लेक्चर में आपने ये भी बताया कि जो सुरमा बनाते हैं वो भी अभी बहुत कम लोग बचे हैं। तो हम उन लोगों को कैसे बचा सकते हैं? जिसको खो दिया अभी तो उसको नहीं ला सकते, लेकिन जो सुरमा बनाने की परंपरा है क्या हम उसे बचा सकते हैं? उसका कोई आपको कोई सोल्यूशन पता हो तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो हम भी प्रयास करें उसके लिए आपके साथ, तो वो आपसे जानना चाहूँगी। ये पक्ष रह गया था, मैं घड़ी की तरफ देख रहा था, मैंने कहा कि 1 घंटा मुझे मिला है और वो शायद बीत चुका है। आपका जो सवाल है कि हमें क्या करना चाहिए, जो मैं खुद सुझाव देना चाह रहा था, पहला सुझाव यही था डॉक्यूमेंटेशन का। और वो डॉक्यूमेंटेशन ऐसा नहीं कि किताब में लिख दिया और हो गया, रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन। आप कोई भी काम करें, आपके मध्य प्रदेश के जितने समाज हैं, कालबेलिया हो, वो मोगिया हो, वो आपके बावरिया हो, कंजर हो, नट हो, भाट हो, गोपा हो, उन सब का डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन। मेरे जो दिमाग में इतना काम के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक राज्य में केवल डिनोटिफाइड डीएनटीज के लिए, बाकी नोमैड्स तो 59 समाज, केवल डीएनटीज के लिए मुझे 3 साल चाहिए। और केवल अकेला मैं नहीं कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे साथ और कुछ आपके जैसे लोग रहें, 8-10 लोग हों, तब सीरियस वर्क हो 3 साल का, जो आप केवल जैसे जोरानाथ की बात करी, ऐसे हम उस ज्ञान को सहेज पाए। जो मेरा पहला सुझाव था कि डॉक्यूमेंटेशन हर राज्य में होना चाहिए। जैसे कुछ समाज यहाँ पर हैं, राजस्थान में कुछ अलग है, महाराष्ट्र में कुछ अलग है, यूपी में कुछ अलग है, बिहार में कुछ अलग है, और ये केवल 3 साल तक हो सकता है। मेरे अनुभव पे मैंने 3 साल इसलिए बोला है कि 3 साल के बाद आपके पास जिन लोगों को आप देख रहे हैं, या तो वो अपने बिल्कुल 80 के दशक में हैं या 80 को पार कर चुके हैं, या तो विस्मृति उनकी हो जाएगी, स्मृति चली जाएगी, या वो गुजर जाएंगे। 3 साल के बाद आपके पास कुछ नहीं रहेगा सहेजने के लिए। जो मेरा पहला सुझाव है कि सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। दूसरा मेरा सुझाव है इसके साथ में, लोग उनको कैसे सम्मान करेंगे, लोग उनसे कितना प्रेम करेंगे, इसके लिए जरूरी ये है कि जो राज्यों के अंदर जो स्कूली शिक्षा की जो पुस्तकें हैं, उसमें केवल एक चैप्टर वहां के घुमंतू समाजों के बारे में केवल जानकारी रहे। केवल इसलिए कि जब वो सीधा यूनिवर्सिटी में ना देखे, उसको ये पता रहे कि जो तंबू डेरे वाले वो अपने अगल बगल में लोगों को देख रहा है, वो उसी के जैसे लोग हैं, वो उसी के समाज के लोग हैं, और वो उसी तरह से काम करते हैं जिससे उसके मन में उस समाज के प्रति सहज प्रेम भाव और सम्मान रहे। ये मैं 2 सुझाव, आजकल मैं केवल 2 ही बातें को सुझाव देता हूं। मुझे नहीं पता वो लोगों को पसंद आया नहीं आए, लेकिन मैं तो एक जैसे गले में ढोल टांग लेता है, बजाता रहता है, कोई सुने या ना सुने, तो मैं ये 2 सुझाव गाता रहता हूं, कोई सरकार सुने, संस्था सुने या ना सुने। मुझे ये जो प्रोग्राम करते हैं ना, मेरा 1% भी इंटरेस्ट नहीं है उन कार्यक्रमों में। जो कहीं पर कोई नाच गाना हो गया, उनको ABCD भी नहीं पता, उसके वो हो जाता है,
लोग देखा सुन के चले गए, उसमें आपने क्या किया 1% भी काम नहीं रहता उसके अंदर। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम राकेश है सर। मैं राजनीति शास्त्र का छात्र हूँ सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने नई शिक्षा नीति की बात करी कि हम उस समाज को नई शिक्षा नीति से जोड़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं 30 साल के बाद जो एक लंबी जर्नी रहती है उसके बाद बेरोजगार हो जाते हैं और अपनी संस्कृति से दूर चले जाते हैं सर। बट अगर वर्तमान परिदृश्य को देखा जाए तो शिक्षा का महत्व भी है। अगर वो शिक्षा को साथ लेके चलते हैं तो वो अपनी संस्कृति से दूर जाते हैं। तो सर ऐसा आपका क्या विचार है कि संस्कृति को साथ में लेते, उनकी जो परंपरागत काम है उनको साथ में लेते हुए चले और शिक्षा भी बनी रहे, जो आप बोल रहे थे कि नई शिक्षा नीति। सही बात है, अगर शिक्षा नहीं होती, मेरे पास शिक्षा नहीं होती तो मैं आज शायद आपके सामने नहीं होता जी। वैसे या तो डेरे वेले वाला होता, मैं घुमंतु नहीं होता इसलिए डेरे में नहीं मिलता, लेकिन रहता किसी घर में, किसी यूनिवर्सिटी वगैरह के अंदर। शिक्षा का जो मर्म है या जो उसका उद्देश्य है, उसकी जो फिलॉसफी है, उसका जो दर्शन है, उससे मैं इनकार नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जो बन गया है, जो पूरा स्कूली से लेके और कॉलेज सिस्टम बन गया है, वो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है। मैं कुछ भी करो अपने जीवन में, कहीं से भी वो कुछ भी करो, लेकिन मेरा 1% भी इंटरेस्ट नहीं है यूनिवर्सिटी सिस्टम में। और इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस वजह से मैं यूनिवर्सिटी सिस्टम को ये बोल रहा हूँ। मैं पूरे उसके अनुभव और एक्सपीरियंस के आधार पे ये बोल रहा हूँ कि उस सिस्टम के अंदर उन घुमंतों के लिए कुछ नहीं। उस सिस्टम में 30 साल तक वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। नई शिक्षा नीति में होना ये चाहिए, आप नई स्किल ना सिखाएं। ये आपने गुदड़ी का देखा ना सामने, अभी कालबेलियों को आप एक बार घूमे, उनके देखे कितनी तरह की उनमें संभावनाएं। वो केवल गुदड़ी नहीं है, वहां पर आप और कुछ बनवा सकते हो उस कसीदा एम्ब्रॉयडरी वर्क के ऊपर। वो बोतल बना रहा है, बोतल की जगह आप और कुछ ले सकते हैं। कहीं पर सुरमा है, कहीं पत्थर का काम। आपको पता है उसका पैमाना क्या है सर? यहाँ मौजूद है, उसके आप नजदीक बैठेंगे आप समझेंगे। वो जो शंकरनाथ कालबेली आया जिसने गट्टी को गढ़ा है, वो पत्थर के पक्के होने को और कच्चे को कैसे देखता है? वो एक बार उसको टाँचता है, फिर उसके कान लगाता है, फिर उसको ऐसे देखता है, फिर कान। वो कान लगा के क्या सुनता है? इस अनुभव को आप किताबों के जरिए नहीं बता सकते, ना ही किताबों के जरिए समझ सकते हैं। तो क्या नई शिक्षा नीति में उसके लिए कोई स्थान है? नहीं है। क्या उसके लिए जो इतनी तरह की कलाएं उसके पास हुनर है, उसके लिए स्थान है? नहीं है। वहां तो एक बेसिक सी बात है कि एक स्किल सिखा दो नई। अरे भाई, जो स्किल है उसको तो आप रिफ्रेश कर दीजिए, उसका आप उसी को स्किल को बना दीजिए। यही तो दिखाया है आदिवासी संग्रहालय ने कि ये उसके पास संभावना है। हमने कोई नई चीज उसको नहीं दी, ये उसी की चीजें हैं। और ना ही हमने कुछ नया उसको बनाया। वो सुरमा भी उसी का है, गट्टी भी उसी की है, वो जो पुंसिया पाटिया और जो वो आभूषण बना रही वो भी उस महिलाओं के। इतना बारीक और सुंदर काम है उन महिलाओं का। अब देखिए उनके पास वो जो ड्रेस सिल रहे हैं, यहाँ चूंकि उस तरह की ये पोशाकें नहीं पहनी जाती कालबेलियों की, इसलिए हमने उनको राजस्थान से किया कि भाई यहाँ के वो लोग सीखें। इसमें क्या है, वो जो लड़कियां डांस सीख रही हैं खेतू कालबेलिया से, में कीड़ा तो वही, डीएनए तो वही कालबेलियों का है ना, नृत्य का। उन्होंने धीरे धीरे 2-3 दिन में ही पैरों पे पकड़ कर ली। जबकि जो पैरों की जो मुद्राएं हैं उसके नाच की, सबसे टिपिकल वही है। अगर वो सीख लिया तो पूरा आपको कालबेलिया नृत्य आ गया। उन बच्चियों ने 3 दिन में बहुत प्रोग्रेस कर ली, और मुझे लगता है 15 दिन में वो पैरों की पूरी मूवमेंट समझ जाएंगी वो। जबकि आप दूसरे समाज के लोगों को उसमें जोड़ेंगे तो शायद उसको सीखने में कई डांस ट्रेनिंग स्कूल चलती हैं, स्कूलों के अंदर सालों तक बच्चे रहते हैं, क्या डांस करते हैं उसके बाद देखिए आप आकर के, और वो 15 दिन में उतनी ट्रेंड हो जाएगी। तो ये संभावना क्या नई शिक्षा नीति में है? नहीं है बिल्कुल भी। हमने यही तो कहा कि ये काम किन का था, उन्होंने गलत नहीं बनाई। ये काम उन संस्थाओं का था जिनकी जिम्मेवारी थी कि आप ये रिकमेंडेशन उनको देंगे कि नई शिक्षा नीति में इस तरीके के बदलाव होने चाहिए। खासकर घुमंतुओं के लिए, आदिवासियों के लिए आपने अलग से रहने के आवासीय विद्यालय क्यों बनाए? क्योंकि उनकी कल्चर अलग है। आपको यही नहीं पता कि घुमंतुओं के कल्चर बिल्कुल अलग है, वो आदिवासी से भी अलग है और स्थायी समाज है उनसे भी अलग है। उसके लिए भी वैसे अलग आपको तौर तरीके चाहिए, लेकिन उसमें उसके लिए कोई स्थान नहीं है तौर तरीकों के लिए। इस वजह से मैंने कहा कि मॉडर्न शिक्षा नीति में वो नहीं बैठ पाएगा। वो 30 साल तक, वो तंबू डेरे वाला 30 साल तक बच्चों को, उसको 8वीं 9वीं तक उसको क्या होना चाहिए? रोजगार मिलना चाहिए। वो कर नहीं सकता 30 साल तक। अब उसने 8वीं 9वीं पढ़ा दिया तो उसने परंपरा का भी काम नहीं सीखा।
आपने उम्मीद तो दे दी कि तू बड़ा बहुत कुछ बन सकता है स्कूल में जाकर के। अब बाद में 8वीं 9वीं के बाद कहा बेटा जा तू ये रावण अत्था बजा ले या लोहा पीट ले, अब वो भी काम नहीं करता है। मेरा ये अनुभव रहा पिछला, आप अपने जिलों में या राज्य में किसी में भी जाके देखें, जिन बच्चों ने 5वीं से 7वीं पढ़ाई करी वो परंपरागत काम में कितने लोग हैं उस घुमंतू समाज के, वो बेचारे बेलदार बन गए, क्योंकि जो समय में उनके साथ रह करके वो सीख सकते थे हुनर, उस समय को उन्होंने स्कूलों में खपा दिया। और स्कूलों के अंदर भी अगर व्यवस्था ठीक रहे, वो लोग ये समझ पाए जो वहां पढ़ाने वाला है, अगर उसको संस्कृति की बेसिक समझ हो तो भी कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन उसको भी कोई समझ नहीं है। ये यूनिवर्सिटी की ये हालत, आप स्कूल की तो छोड़ दीजिए बात। बहुत धन्यवाद। और कोई सवाल? ठीक, आपके प्रश्नों और जिज्ञासा के लिए भी धन्यवाद, और आपने जितने से सभी की जिज्ञासाओं को शांत किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न था कि इस तरीके के समुदाय जो हैं वो चाहते ही नहीं कि आप उन पर अध्ययन करें। उसका जवाब तो मैं भी देना चाहूँगी कि अध्येता आपके जैसा हो तो समुदाय कहेंगे कि आ जाओ, आप तो हमसे ज़्यादा जानते हो, कुछ हमें भी बता जाओ। तो डॉक्टर शर्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये आज की जो परिसंवाद श्रृंखला है लिखंदरा की ओर से, लिखंदरा संग्रहालय में स्थित लाइब्रेरी है जिसकी स्थापना 6 जून 2019 को हुई और लगभग 3 वर्ष पूरे होने को हैं। पुस्तकालय में लगभग 9000 पुस्तकों का संकलन है जिसमें जनजातीय लोक जीवन, लोक संस्कृति, विभिन्न कलाओं, इतिहास, संस्कृति, साहित्य से जुड़ी बहुत सारी किताबें हैं। आप उसका लाभ ले सकते हैं, यहाँ आकर पढ़ सकते हैं, सदस्यता भी ले सकते हैं। आप सबका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में जितनी जानकारियाँ हमें मिली, आपका गहन अध्ययन का हम सभी ने लाभ लिया। मैं डॉक्टर शर्मा का संग्रहालय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपको सदा सब लोग, जो एक बार सुन लेता है वो डिमांड करता है कि फिर से शर्मा जी सर को हम सुनना चाहते हैं, तो सदा आप यहाँ आते रहें और हमको अपना ज्ञान के कुछ छींटे हमारी ओर भी भेजते रहें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं डॉक्टर पारे सर का, डॉक्टर त्रिवेदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतने अच्छे परिसंवाद यहाँ सुनने को मिलते हैं, सहज उपलब्ध हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आए हुए सभी प्राध्यापकगण, शोधार्थी, अध्येता, विद्यार्थी, आप सभी यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम मासिक श्रृंखला में होते रहेंगे। आप सभी, आप भी स्वयं भी आएँ और अपने पहचान वालों को भी यहाँ लाएं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है कि कार्यक्रम को आपने इतने अच्छे से सुना। साथ ही जो व्यवस्थापन में लगे हुए हमारे मित्रगण हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः यह श्रृंखला की प्रतीक्षा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। संग्रहालय की ओर से स्वल्पाहार की भी व्यवस्था है और आप सभी वहाँ पे आमंत्रित हैं। शायद